तो गाइस सीजन 2 की शुरुआत होती है साइलो नंबर 17 से, जहां यार एक छोटा बच्चा टिम दौड़ते हुए नीचे जाता है और इंजीनियर्स को उनके पापा का मैसेज देता है। उसके बाद वो बच्चा यार इंजीनियर्स का मैसेज अपने पापा तक लाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि 15 मिनट के अंदर साइलो के जनरेटर्स में पूरी तरीके से पानी भरने वाला है। और मैसेज मिलने के बाद टिम के पापा सबसे कहते हैं कि यार सब लोग तैयार हो जाए। हायर अथॉरिटीज और बाकी लोगों के बीच केवल यार एक पुल का फासला था और वो पुल यार टूटा हुआ होता है। अब यार पुल के एक तरफ बागियों का काफिला था और पुल के दूसरी तरफ हायर अथॉरिटीज का, जिसके बाद रेबल्स ने एक तख्ता लेके उस पुल को बिल किया और हायर अथॉरिटीज पे अटैक कर दिया। और यार काफी लोग के मरने के बाद फाइनली रेबेलियंस की जीत हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि अब बस बहुत हुआ, वो अब बाहर निकलेंगे साइलो से। जिसके बाद सभी रेबेलियंस हाथ में झंडा लेके साइलो से एक एक करके बाहर निकलते हैं और जिसके बाद यार सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ठीक वही वाला झंडा जो कि रेबेलियंस ने पकड़ा था वो जमीन पे गड़ा हुआ है और जिसके आसपास पूरे तरीके से स्केलेटन्स थे। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उन सारे साइलो मेंबर्स की मौत हो चुकी है। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद जूलियट एकदम से चौंक जाती है और धीरे धीरे करके साइलो 17 की तरफ बढ़ती है। इसी तरीके से कंकाल के ओशन को पार करते हुए जूलियट पहुंच जाती है साइलो 17 के अंदर। जिसके बाद जूलियट किसी तरीके से फर्स्ट दरवाजे को तो पार करती है, मगर यार उसे पता चलता है कि सेकंड दरवाजा जो कि एयरलॉक दरवाजा होता है वो बुरी तरीके से जाम हो चुका है। बहुत ही ज्यादा ट्राई करने के बाद फाइनली वो उस दरवाजे को भी खोल लेती है। जिसके बाद जूलियट का ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो फटाफट अपना सूट ओपन करती है और उसे पता चलता है कि साइलो 17 की हवा अब भी प्योर बनी हुई है। और अपने सूट से बाहर निकलने के बाद जूलियट वहाँ की कमरों की तलाशी लेने लग जाती है, इस सोच में कि उसे कुछ जरूरत के सामान मिल जाए। थोड़ी देर बाद जूलियट एक कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि इस साइलो के भी हायर अथॉरिटीज ने अपने लोगों के मिरर के पीछे कैमरास और माइक लगा के उनकी जासूसी करते थे। फिर उस कमरे से अपने साइज के कपड़े लेके जूलियट निकल जाती है उस साइलो को एक्सप्लोर करने। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जूलियट के पास्ट लाइफ के बारे में। जब जूलियट ने अपना घर छोड़ के नीचे रहने के लिए आई तब उसकी मुलाकात होती है शर्ले कैम्पबेल से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शर्ली जूलियट को काम समझाती है कि उनका काम है ऊपर से नीचे आने वाले कचरों में से काम के कबाड़ और बेकार के कबाड़ को अलग करना, और यहाँ पे रिसाइकल होने वाली चीजों को मार्था के पास भेज के ठीक करवाया जाता था। जूलियट के घर छोड़ने के बाद जूलियट मार्था के साथ ही रहती थी। इसके बाद यार हम देखते हैं कि शर्ले और जूलियट के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लग जाती है और वो दोनों चले जाते हैं साइलो के नीचे बने हुए एक सीक्रेट तहखाने में। और जी हाँ, ये वही तहखाना है जिसे हमने सीजन 1 में देखा हुआ है। बैक टू द प्रेजेंट, जूलियट देखती है कि इंजीनियरिंग रूम में जाने वाला रास्ता से टूटा हुआ है और जूलियट की क्यूरियोसिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इंजीनियरिंग रूम से एक बेल की आवाज आ रही थी, जिससे यार अब जूलियट किसी भी तरीके से उस पार जाने के लिए प्लान करने में लग जाती है। एट द एंड वो कुछ रस्सियों के सहारे नीचे उतरने पर ट्राई करती है, मगर इस बीच वो रस्सियां टूट जाती है और वो सीधे जाके गिरती है साइलो के नीचे। मगर यार फॉर्चुनेटली उस साइलो में पूरी तरीके से पानी भर चुका था, तो भाई जूलियट सरवाइव कर लेती है। मगर यार जूलियट ऐसे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वहाँ मौजूद कचरों और मेटल के टुकड़ों से जैसे तैसे करके एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर तैयार करती है और उस सीढ़ी को उस रास्ते के बीच वो रख देती है और सेफ्टी मेजर के तौर पे वो एक रस्सी से खुद को बांध देती है। इधर जूलियट धीरे धीरे सीढ़ी से उस पार जाने की कोशिश करती है, मगर बीच रास्ते में ही उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर ने उसे धोखा दे दिया और वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। फिर यार जूलियट किसी तरीके से उस साइड पहुंचने में कामयाब रहती है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जूलियट फौरन जाती है उस रूम में जहां से उसे आ रही थी एक घंटे की आवाज। मगर जूलियट को बड़ा शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो असल में कोई घंटी नहीं थी, बल्कि यार एक पंखे पर लटका हुआ एक आईडी कार्ड था जो कि पंखे के हवा के कारण बार बार बज रहा था। तब जूलियट वहां से वापस जाने का फैसला करती है, जिसके बाद वहां रखे ड्रम्स को एक रोलर की तरह यूज करके वहां पे मौजूद बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर को वो पुल के ऊपर ले आती है और काइंड ऑफ एक ब्रिज तैयार कर लेती है। मगर इस जगह को जैसे ही छोड़ के जाने वाली होती है, इतने में उसे किसी आदमी के गाने की आवाज आती है। अगर जूलियट की जगह वहाँ पे मैं होता तो यार मेरी फट के 66 हो गई होती। मगर फिर भी जूलियट किसी तरीके से उस आवाज का पीछा करते हुए एक कैबिन तक पहुंच जाती है
और उस कैबिन में उसे मिलता है एक बड़ा सा दरवाजा और वो आवाज आ रही होती है इसी दरवाजे के पीछे से। फिर इधर जूलियट उस दरवाजे को खोलने का ट्राई करती है, मगर यार ये डोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। वहीं पे यार उस दरवाजे के सी थ्रू होल से एक लड़के ने जूलियट को अचानक से देखा, जिससे जूलियट पूरी तरीके से डर जाती है और उसका नाम होता है सोलो। जिसके बाद सोलो जूलियट से कहता है कि तुमने इस दरवाजे को खोलने का ट्राई किया था और हो सकता है कि तुम मुझे बचाने का ट्राई कर रही हो, मगर इस दरवाजे को अगर तुमने दूसरी बार खोलने का कोशिश किया तो यार वो जूलियट की जान ले लेगा। और इतना कहने के बाद सोलो ने वापस से उस सी थ्रू विंडो को बंद कर दिया। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 1 द एंड। गाइस एपिसोड 2 की शुरुआत होती है बर्नार्ड से, जो कि जूलियट को उस साइलो 17 में जाते हुए देख रहा होता है। इस बीच वो सारे स्केलेटन्स को देख के एकदम से चौंक जाता है, मगर साइलो के अंदर जाते ही जूलियट से बर्नार्ड का कनेक्शन टूट जाता है। और ये सब बर्नार्ड की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है कि बाहर चल क्या रहा था। और ये समझने के लिए बर्नार्ड बुक पढ़ता है दी ऑर्डर, जिसमें यार साइलो से जुड़े हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। जिसके बाद बर्नार्ड फौरन बाहर निकलता है और देखता है कि साइलो में सायरन बजने लग जाता है, जिसे सुन के बर्नार्ड फौरन वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आके सीधा वो मिलता है सिम से। इधर सिम बर्नार्ड से कहता है कि जूलियट ने पहाड़ी क्रॉस कर ली है, जिसे देख के साइलो में जगह जगह लोग बगावत पे उतर आए हैं। और इसे सुनने के बाद बर्नार्ड डिसीजन लेता है कि साइलो में कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए, और जब माहौल शांत होगा तो बर्नार्ड किसी तरीके से स्पीच के जरिए साइलो के सारे मेंबर्स को मना लेगा। यहाँ पे बर्नार्ड 2 लोगों का नाम देके सिम से कहता है कि तुम साइलो में नीचे जाके इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। और इधर दूसरी तरफ यार हैंक सब लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद भीड़ में मौजूद नॉक्स भी सबको शांत करता है और कहता है कि हमें शांत रह के इस मैटर से डील करनी चाहिए। मगर यार भीड़ में मौजूद शर्ली नॉक्स की बात नहीं मानती और कहती है कि उसे लगता है अभी भी जूलियट बाहर जिंदा है, और इस रीजन से यार लोगों को भी मौका मिलना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने का। जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा टेंस होने ही लगता है कि इतने में वॉकर वहाँ पहुँच के सबको अपने अपने काम में वापस लौटने के लिए बोलती है। जिसके बाद यार हम देखते हैं पॉल के कैरेक्टर को, जो कि सिम से मिलता है और सिम को बना दिया गया है इंचार्ज, जो कि आके रिपोर्ट करेगा पॉल्स को। यहाँ पे पॉल सिम से ये जानना चाह रहा था कि सिम्स का जूलियट के साथ लास्ट इंटरेक्शन कैसा था, जिस पे सिम्स पॉल को कहता है कि जूलियट ने ही बाहर जाने का डिसीजन लिया था, मगर पॉल को इस डिसीजन के पीछे दाल में कुछ काला लग रहा था। मगर पॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस का यार सिम्स के पास कोई भी आंसर नहीं था, जिसे देख के सिम्स तुरंत रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे पॉल समझ जाता है कि सिम्स जरूर झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ यार शर्ली वॉकर से ये जानना चाह रही थी कि जूलियट असल में जिंदा है भी या नहीं। वॉकर कहती है कि अच्छे वाले क्वालिटी के टेप के चलते वो शायद जिंदा बच गई होगी। इस बीच वहाँ पहुँच जाता है हैंक, जो कि आया हुआ होता है वॉकर को अरेस्ट करने के लिए, और उसे सीधा सेल में ले जाता है। इधर यार हम देखते हैं जज मीडोस को, जो कि यार जूलियट वाले इंसिडेंट्स को सुन के पूरी तरीके से सरप्राइज थी। मीडोस आगे बर्नार्ड से कहती है कि उसने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी को देखा है जिसने कैमरा क्लीन भी नहीं किया और पहाड़ के ऊपर चली गई। इसके रिप्लाई में बर्नार्ड कहता है कि वो पूरे साइलो के सामने एक भाषण देने वाला है, अच्छा होगा कि वो भी बर्नार्ड के साथ चले। बर्नार्ड आगे कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि रूल बुक में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं लिखा है कि अगर कोई साइलो के बाहर जाए और विदाउट कैमरा क्लीन करे पहाड़ के ऊपर चला जाए तो इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसके बारे में कुछ भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। और यार बर्नार्ड को इसी बारे में मिडो से हेल्प चाहिए थी, जिसे सुन के मिडो कहती है कि वो बर्नार्ड की हेल्प करने के लिए तो तैयार है, मगर बदले में उसे वो चीज चाहिए जो कि उसे साइलो से बाहर जिंदा रखेगी, इंडिकेटिंग कि वो यार गुड टिप की डिमांड कर रही है। एट द एंड वो कहती है कि उसे भी साइलो से बाहर जाना है। इसी दौरान वॉकर और कार्ला के अरेस्ट के बारे में शर्ली को भी पता चल जाता है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि हायर अथॉरिटीज को ये जानना है कि जूलियट के ऊपर कौन से टेप का यूज किया गया था, जिस वजह से वो साइलो के बाहर सरवाइव कर पाई। साथ ही शर्ली को ये भी लगता है कि हायर अथॉरिटीज जानबूझ के खराब क्वालिटी के टेप साइलो के बाहर जाने वालों पे लगाते रहे थे ताकि कोई भी आदमी उस पहाड़ को क्रॉस न कर पाए। बाहर इमरजेंसी मीटिंग में बर्नार्ड साइलो में रहने वाले लोगों से कहता है कि उसकी टीम ने एक ऐसा टेप बनाया है जिसकी वजह से जूलियट बाहर के पहाड़ी को क्रॉस कर पाई। इसके बावजूद जूलियट बाहर जिंदा नहीं बच पाई। इसके अलावा बर्नार्ड सबसे कहता है कि वो और उसकी टीम पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो
एक ऐसा सूट बना पाए जिससे बाहर बिना कोई परेशानी के बचा जा सके। बर्नार्ड की बातों से मिलो भी यहाँ पे अपनी सहमति दिखाती है, जिसके कारण साइलो में रहने वाले लोग इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसी भाषण के बीच शर्ली जोर जोर से चिल्ला के कहने लग जाती है कि ये सब चीज झूठ है, और शर्ली को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे गार्ड भी पहुँच जाते हैं, जिसे यार किसी तरीके से नॉक्स शर्ली को चुप करा के वहाँ से यार थोड़ी दूर जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद नॉक्स कूपर नाम के एक बंदे को शर्ली का पीछा करने के लिए भेजता है, मगर यार नॉक्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कूपर शर्ली के साथ मिलकर काम करना चाहता था, क्योंकि कूपर को भी लगता है कि बाहर जूलियट अभी भी जिंदा है। इधर शर्ली अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग में लग जाती है कि उसे कैसे भी करके वहाँ से निकलना है। इसी बीच वॉकर और कार्ला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वॉकर वहाँ पहुँच के उन लोगों को समझाती है कि वो लोग ऐसी बेवकूफ़ी करने की गलती ना करें। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 2 दी एंड। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साइलो 17 में मौजूद जूलियट और सोलो के बीच कन्वर्सेशन से। सोलो जूलियट से कहता है कि वो इस साइलो का अकेला सर्वाइवर है, इसलिए उसने अपना नाम सोलो रख लिया है। सोलो आगे बताता है कि यहाँ रहने वाले सारे मेंबर्स को ये लगता था कि बाहर की हवा इनके रहने लायक है, इसलिए वो सारे एक साथ मिलके यहाँ से निकल जाते हैं। मगर उन सबको पता नहीं था कि बाहर का कंडीशन बिल्कुल भी इनके रहने लायक नहीं है, जिससे बाहर निकलते ही वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे सोलो क्यूरियसली जूलियट से पूछता है कि तुमने बाहर कैसे सरवाइव किया, जिसके रिप्लाई में जूलियट उसे कहती है कि उसने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था, जो कि यार एक अच्छा क्वालिटी के टेप से पूरी तरीके से सील था। इस कारण से वो बाहर के ऐसे डेडली कंडीशन में भी सरवाइव कर पाई। ये सब सुनने के बाद सोलो बताता है कि इनके साइलो में भी एक रॉड टकर नाम का बंदा साइलो के बाहर जाने के बाद कैमरे को क्लीन करने के बजाय उस कैमरे में लिख देता है लाइस, जिससे साइलो में रहने वाले लोगों को लगता है सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे, और सबको ऐसा लगता है कि बाहर के कंडीशन रहने लायक है, जिससे यार पूरे के पूरे सालों में बगावत शुरू हो जाती है। और सोलो की बात सुन के जूलियट को एहसास होता है कि यार उसने भी कुछ इसी तरीके का काम किया है। इससे जूलियट को इस बात की टेंशन होने लग जाती है कि शायद इनके सालों में भी कुछ ऐसा ही काम अभी हो रहा होगा। इस सालों नंबर 18 में रहने वाले लोगों को भी ये लग रहा होगा कि जूलियट अभी जिंदा है, जिसके चलते साइलो नंबर 18 में भी अभी बगावत होना शुरू हो गया होगा। और ये रियलाइज करने के बाद जूलियट को अब वापस से अपने साइलो नंबर 18 में जाना है, ताकि वो सारे साइलो मेंबर्स को ये बता सके कि बाहर के कंडीशन सच में रहने लायक नहीं है। इधर साइलो नंबर 18 में हम देखते हैं बर्नार्ड और मिडो को एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि साइलो को आगे किस तरीके से रन किया जाए। मिडो बर्नार्ड से कहती है कि अगर हमको इस क्राइसिस को मैनेज करना है तो यार दी ऑर्डर में लिखी कई सारे लॉज को हमें तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यार दी ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी बगावत करना शुरू करता है उसे अरेस्ट करके जेल में डालना जरूरी है, ताकि आगे होने वाले बगावतों को रोका जा सके। वो दोनों आके ये भी डिस्कस करते हैं कि जूलियट ने कैमरे को क्लीन ना करके एक गलती तो की है, मगर साथ ही साथ उसने बाहर सरवाइव भी किया है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि यार उसने कोई गलती की है, जिस वजह से मिडो बर्नार्ड से कहती है कि यहाँ अगर हमें सब चीज कंट्रोल करना है तो कुछ लॉज हमें ब्रेक करने ही पड़ेंगे। मगर मिडो के बात का बर्नार्ड पे जरा सा भी असर नहीं होता। बर्नार्ड शुरू से ही दी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और अब अचानक से दी ऑर्डर के लॉज को ना मानना भाई सवाल ही नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडो और बर्नार्ड की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट होने लगती है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि मिडो पॉल ब्लिंक से कहती है कि जूलियट के केस में इन्वेस्टिगेशन करे और साथ ही सीधे रिपोर्ट करे मिडो को, और पॉल बिलिंग ठीक वैसा ही करता है। उसने सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मिडो को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें पता चलता है कि बर्नार्ड यहाँ मिडो से झूठ बोल रहा था कि जूलियट ने ही बाहर जाने की बात कही थी, मगर असलियत तो कुछ और थी। और इस बात से मिडो समझ जाती है कि बर्नार्ड दी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद यार हम स्पॉट करते हैं मिडो को एक प्रोजेक्टर में कुछ वीडियोस देखते हुए, और वो वीडियोस में यार कोई फैमिली बीच पे खेल रही होती है। अब ये सब क्लियर नहीं किया जाता कि क्या ये वही वो खुद है या फिर कोई और इसे देख के ऐसा लग रहा था कि मिडो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती है। आगे हम मिडो को पॉल बिलिंग से बात करते हुए सुनते हैं कि यार साइलो में रहने से उनको कई तरह की बीमारियां भी हो रही है, जैसे कि विटामिन डिफिशियंसी और कई तरीके के रेयर ब्लड डिजीजेस, और जिस वजह से यार आदमियों को साइलो में नहीं बल्कि साइलो से बाहर जिंदगी बितानी चाहिए। जिसके बाद बर्नार्ड मिडो के सूट के लिए मेजरमेंट लेने के लिए मिडो के रूम में पहुंच जाता है और मिडो से कहता है
कि वो किसी तरीके से मेंटेनेंस का बहाना देके बाहर का कैमरा ऑफ करने वाला है। इस बीच इस मौके का फायदा उठा के वो साइलो से बाहर जाके तुरंत वापस भी आ सकती है, ताकि किसी भी साइलो में रहने वाले मेंबर को ये पता ना चले कि मिडो भी साइलो से बाहर जा चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्स के कैरेक्टर को, जो कि यार किसी प्रिजनर को एकदम बैडली टॉर्चर कर रहा था। और जी हाँ, ये वही प्रिजनर है जिसे पिछले सीजन में अरेस्ट किया गया था जूलियट की हेल्प करने के कारण। और यहाँ पे सिम्स उस प्रिजनर के हाथों अपने कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट करवाना चाहता था, ताकि साइलो में वो किसी तरीके से टेंस माहौल क्रिएट कर सके। और ये काम करने के लिए वो बंदा मान भी जाता है, मगर वो शर्त रखता है कि इस काम के बदले वो अपना मेमोरी इरेज करवाना चाहता है। जिसके बाद हमें एक प्रोटेस्ट दिखाया जाता है, और इस प्रोटेस्ट का मकसद था टेडी को जेल से बाहर निकलवाना। और ये सारे प्रोटेस्टर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इतने में वो बंदा आके पुलिस स्टेशन पे मोलोटॉव फेंक देता है, और इसके रिएक्शन में पुलिस वाले उन प्रोटेस्टर्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे यार उनके बीच मौजूद कूपर वहां पे मारा जाता है। कूपर की मौत से सर्ली और नॉक्स पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, और यहाँ पे नॉक्स सर्ली को टनल्स में मिलने के लिए बुलाता है, ताकि वो और सर्ली मिलके कूपर की मौत का बदला हायर अथॉरिटीज से ले सके। और यहाँ पे सर्ली और नॉक्स को पूरा का पूरा ये शक होता है कि या तो हायर अथॉरिटीज या तो आईटी डिपार्टमेंट से ही कोई इस अटैक के पीछे है, क्योंकि मैकेनिकल से कोई भी बंदा पुलिस वालों पे अटैक नहीं कर सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूलियट के पापा यानी डॉक्टर पीट पे, और हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर पीट साइलो के हायर अथॉरिटीज के खिलाफ जाने का पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। जिसके बाद हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर पीट हायर अथॉरिटीज के मना करने के बावजूद हायर अथॉरिटीज के खिलाफ जाके साइलो में रहने वाली लेडीज के अंदर लगे हुए बर्थ कंट्रोल डिवाइस को निकाल के उनके पेरेंट बनने में मदद करता है। जिसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है सोलो और जूलियट के ऊपर, और अब वापस से अपने साइलो में जाने के लिए जूलियट को एक सूट की जरूरत थी, जहाँ सोलो जूलियट को ये एडवाइस दे रहा होता है कि वो फायर फाइटर्स के सूट को थोड़ा सा कस्टमाइज करके वो उसका यूज बाहर निकलने के लिए कर सकती है। सूट की तलाश में साइलो के नीचे मौजूद फायर डिपार्टमेंट में जाने का कोशिश करती है, मगर तभी सोलो उसे रोक लेता है और कहता है कि साइलो के नीचे पूरे तरीके से पानी भर चुका है, और वहां से सूट हासिल करने के लिए यार फ्लड वाटर को हटाना होगा। और जिसे लेने के लिए जूलियट ऑलमोस्ट जा ही रही होती है कि इतने सोलो उसे कहता है पानी पूरे 23 लेवल्स तक भरा हुआ है, और जहां सूट रखा हुआ है वो है 21 to 22 लेवल्स पे। और ये बात सुन के जूलियट को अच्छी तरीके से पता था कि वो ये काम अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती, इसके लिए उसे सोलो की जरूरत पड़ने वाली है। मगर सोलो उसे हेल्प करने से मना कर देता है, जिससे थक हार के जूलियट अकेले ही नीचे जा रही होती है कि इतने में ही उसे सोलो के पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। और यार यहाँ पे सबसे पहले सोलो का फेस हमें दिखाया जाता है। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 3 दी एंड। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूलियट और सोलो अंडर वाटर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यार इन्हें किसी तरीके से फ्लोर नंबर 23 तक जाना है, ताकि वहां से जरूरत की सामान और सूट बाहर निकलने के लिए जुटाया जा सके। क्योंकि यार इन दोनों को लगता है कि उस फायर फाइटर वाले सूट में किसी तरीके से मॉडिफिकेशन करके उसे साइलो के बाहर जाने लायक बनाया जा सकता है। और इधर यार हम जूलियट को देखते हैं कि वो किसी तरीके से ये फिगर आउट करने में लगी है कि वो पानी के अंदर सांस कैसे लेगी, और इस मैटर में सोलो भी उसकी मदद कर रहा होता है। इधर जूलियट और सोलो सामान की तलाश में इधर उधर भटक ही रहे होते हैं कि इतने में सोलो को मिलता है एक हारमोनियम। अबे साले। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोलो जूलियट को यार हारमोनियम की फंक्शनैलिटी समझा रहा होता है। जिसके बाद सोलो हारमोनियम में अपना एक सॉन्ग कंप्लीट करता है। उसके ठीक बाद जूलियट उस हारमोनियम से उसका एयर पंप बाहर निकाल लेती है, ताकि वो एयर पंप अंडर वाटर ब्रीदिंग के काम में लाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट जैसे तैसे जुगाड़ लगा के एक ट्यूब को हारमोनियम के एयर पंप के साथ कनेक्ट कर देती है। जिसके बाद फाइनली जूलियट अंडर वाटर जाने के लिए रेडी हो जाती है। और यार सीजन 1 में ही हमें क्लियर हो गया था कि जूलियट को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जिसके बाद जूलियट पानी में उतरते हैं, मगर इस बीच जूलियट की रस्सी वापस से दरवाजे में अटक जाती है, और यहाँ वो एक बार फिर से डूबते डूबते बचती है। और हम यहाँ देखते हैं कि वो किसी तरीके से लॉकर रूम तक पहुंच जाती है, मगर यार जूलियट को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिससे खाली हाथ उसे वापस आना पड़ता है। और यार इधर सोलो जूलियट की मदद कर रहा होता है लगातार एयर पंप करते रह के। और यार सोलो को अचानक से एंजाइटी होने लग जाती है कि क्या उसने वॉल्ट को अच्छे से लॉक किया या नहीं, और वो चाहता है कि वो एक बार वॉल्ट को देख के आए।
इधर जैसे ही जूलियट पानी से बाहर निकलती है, सोलो फौरन अपने वॉल्ट की तरफ वापस भाग जाता है। सोलो ये देख के राहत की सांस लेता है कि वॉल्ट असल में लॉक होता है। मगर इसके बाद सोलो जब उस वॉल्ट के दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है तो किसी कारण से डोर खोल नहीं पाता, जिसके बाद वो जूलियट पे भड़कने लग जाता है कि तुमने ही जरूर कुछ किया होगा। मगर इस वक्त तक हमें पता चल जाता है कि वो असल में पासकोड भूल चुका था, और यहाँ पे 2 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद तीसरे बार में फाइनली सोलो सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद वॉल्ट का दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। फिर सोलो के वॉल्ट के अंदर जाने के बाद जूलियट भी उस दरवाजे के बाहर बैठी हुई होती है और अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स सोलो को बता रही होती है। और फाइनली थोड़ी देर बाद सोलो उस वॉल्ट से वापस निकल जाता है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि जज मेडो डायरेक्ट लूकस से मिलती है और उसके साथ स्टार्स के बारे में चर्चा करती है, ताकि वो इस बात को क्लियर कर सके कि जैसा साइंस बुक में लिखा हुआ है बाहर की दुनिया भी वैसी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जज मेडो लूकस की सजा को कम करके 5 साल की कर देती है। और यहाँ पे समहाउ जज मेडो भी ये जानती थी कि लूकस का क्यूरियोसिटी वाला नेचर, जिससे साइलो में अनस्टेबिलिटी आने की पूरे के पूरे चांसेस थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नॉक्स और सैली पे, जहाँ वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे साइलो के जुडिशियल्स और आईटी सारे रेबेलियंस का इल्जाम डायरेक्ट मैकेनिकल के लोगों पे लगा देता है। और यार जिससे तंग होकर नॉक्स, सर्ली और वॉकर एक धांसू प्लान बनाते हैं, और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो सारे मिलके जज मिडो के पास जाएंगे और साइलो की पावर बंद करने की धमकी देकर उससे सारा का सारा सच जान लेंगे। मगर यार इनका प्लान रहता है कि बिना किसी वॉयलेंस के साथ इस चीज को एग्जीक्यूट किया जाए। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्स अपने वाइफ के साथ ये डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे टाइम के साथ बर्नार्ड का बिहेवियर बदलते जा रहा है। और इधर हमें पता चलता है कि सिम्स की वाइफ पहले बर्नार्ड और मिडो के साथ ही आईआईटी में काम करते थे, और वो सजेस्ट करती है कि बर्नार्ड को काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। अरे यार इधर सिम्स को पता होता है कि बर्नार्ड कहीं ना कहीं मिडोज को पसंद करता है, और सिम्स इस बात का फायदा उठाना चाहता था। और यही रीजन है कि सिम्स उस छोटे से प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए किसी भी हालत तक जा सकते हैं। तो यार इसके रिप्लाई में बर्नार्ड उसे समझाता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इधर सिम्स बर्नार्ड से ये भी शिकायत करता है कि मिडोज का मैकेनिकल के लोगों और लूकस से बात करना गलत है। और यार लूकस के साथ क्या हुआ था ये तो आप सबको पता ही है, क्योंकि यार लूकस जूलियट के साथ एसोसिएटेड था और जिसके पास से एक रेड लेबल रेलिक हाथ लगी थी। तो इस वजह से लूकस अपनी सजा काट रहा था। और गाइस ये सब सुनने के बाद बर्नार्ड अच्छी तरीके से समझ जाता है कि सिम्स को उसके और मिडोस के बीच रिश्ते को लेके कुछ गलतफहमी होने लगी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड मिडो को उस मीटिंग से रोकने की कोशिश में लग जाता है, और मिडो इस बात को ये कहकर टाल देती है कि वो बर्नार्ड से तभी बात करेगी जब उसका सूट रेडी होगा। जिसके बाद से सिम्स का गेम प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। सिम्स इधर बहुत सारे लोगों को भड़का के रखता है कि वो लोग जज मिडो को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि वो डीप डाउनर से बात कर रही होती है। और यहाँ पर डीप डाउनर में आते हैं लूकस और अदर मैकेनिकल के मेंबर्स। इधर अप टॉपर्स और मिड्स डीप डाउनर्स को टेररिस्ट की नजर से देखने लगे थे, और वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डीप डाउनर्स जज मिडो से मिले। इसके बाद बर्नार्ड डायरेक्ट जज मिडो से बात करने जाता है, जहाँ पे जज मिडो उससे कहती है कि वो मैकेनिकल के किसी भी आदमी को साइलो से बाहर जाने की परमिशन नहीं देगी। इस बात से बर्नार्ड को ये लगता है कि वो अब तक जज मिडो के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। जिसके बाद बर्नार्ड जज मिडो को अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट करता है। और यार इसके बाद हमें रिवील होता है कि बर्नार्ड ने उसके खाने में जहर मिला दिया था, और ये डिनर जज मिडो की आखिरी डिनर साबित होती है। तो यार बर्नार्ड सिम से मिडो की इस कंडीशन को एक मर्डर की तरह स्टेज करवाता है। इसके बाद बर्नार्ड सही समय के इंतजार में लग जाता है, क्योंकि मैकेनिकल के प्रोटेस्टर्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, और उन प्रोटेस्टर्स में मेन शामिल थे कार्ला, वॉकर, सर्ली और नॉक, जो कि सीधे सीधे धमकी देते हैं कि अगर उन्हें जज मिडो से अगर मिलने नहीं दिया गया तो पूरे साइलो की बिजली वो लोग गुल कर देंगे। यार इसके बाद बर्नार्ड सर्ली और नॉक्स को मिडो के अपार्टमेंट तक लेके जाता है, और यार यहाँ पे सर्ली और नॉक्स बर्नार्ड के बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और यार यहाँ से बाहर निकलते ही सर्ली और नॉक्स को मिडो की मर्डर के लिए चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्स सारे लोगों के सामने मिर्च मसाला लगा के एक स्पीच देता है, जिससे ऊपर रहने वाले लोगों के मन में
डीप डाउनर्स के प्रति यार और भी ज्यादा हेटेड बढ़ जाती है। और इधर हमें पता चलता है कि जज मिडो के मरने से पहले उसने बर्नार्ड के सामने सैल्वाडोर क्वेन और 140 साल पहले कोडेड मैसेज के बारे में बात कही थी। और यार ये बात हमारे सामने राज ही रहती है कि आखिरकार उस 140 साल पुराने मैसेज में क्या चीज था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल बिलिंग्स को पूरी तरीके से लग रहा है कि अभी जो भी चीजें साइलो में हो रही है इसके कारण से फ्यूचर में हमें एक बड़ा रेबेलियन वॉर देखने को मिल सकता है, जिस कारण से वो अपनी फैमिली को एक सेफ जगह लोकेट कर रहा होता है। और अपनी फैमिली को किसी सेफ जगह ले जाने के बाद वो हैंक के साथ मिलके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और यहाँ पे पॉल बिलिंग ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि मैकेनिकल्स और रेडर्स के बीच हुए उस मुठभेड़ में आखिर हुआ क्या था। और इस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि जिस बंदे ने ऊपर को शूट किया था वो असल में रिटायर्ड रेडर था, और जिस बंदे ने मोलोटोव फेंका था वो असल में ब्रेन वॉश था, जिसको यार हमने पिछले एपिसोड्स में देख ही रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल बिलिंग और हैंक कॉर्नर्स ऑफिस जाते हैं ताकि वो कूपर की लाश देख सके। और ये दोनों वहां पहुंचने के बाद बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यार ना वहां पे कूपर की बॉडी होती है और ना ही पैट्रिक की। और इधर बर्नार्ड और सिम्स की मोटिव्स को हम धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। इधर बर्नार्ड चाहता था कि सारे के सारे लोग जो कि साइडो में रहते थे वो डीप डाउनर्स के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा हो जाए कि वो साइलो की बिजली बंद करने के बारे में भूल ही जाए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिकल के लोग नीचे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं ऊपर और बीच में रहने वाले लोग। जिसके बाद ये एपिसोड हो जाता है दी एंड। तो गाइस एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉक्स अपने ग्रुप के साथ अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। और यार ये लोग पूरी तरीके से यहाँ फंस चुके थे। अब ना तो वो ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे। जिसके बाद एक जगह ये लोग बैठ के डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि अब क्या करना है। इतने में कार्ला सबसे कहती है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि इनको शायद नीचे तक भेज सकते हैं। और इधर बर्नार्ड को पता चल गया था कि सिम्स ही वो बंदा है जिसने और जज मिडोस को निकलवाने की साजिश रची थी। और इधर सिम्स केवल बर्नार्ड का रिएक्शन देखना चाहता था। यार जिसके बाद बर्नार्ड अचानक से सिम्स के घर पहुंच जाता है और वहां उसे धमकी देके बोलता है कि तो जुडिशंस के हेड ऑफ सिक्योरिटी से निकाला जाता है। फिर यहाँ पे बर्नार्ड अच्छे से जानता था कि अगर सिम्स को खुला छोड़ दिया जाए तो ये यार कहीं ना कहीं रेबल्स के साथ जाके मिल सकता है। आखिरकार बर्नार्ड के आधे से ज्यादा सीक्रेट्स सिम्स को पता थे। शायद यही रीजन था कि उसने जुडिशियस के सिक्योरिटी चीफ के पद से इसे निकालने के बाद डायरेक्ट इसे जज का पद ही दे दिया ताकि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुपचाप रहे। इसके तुरंत बाद बर्नार्ड अपने रेडर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सर्ली, नॉक्स, कार्ला और वॉकर को जल्द से जल्द पकड़ के लाए। जिसके बाद बर्नार्ड अपनी एक छोटी सी रेडर की टीम डॉक्टर पीट निकोल को भी लाने के लिए भेज देता है। और उस वक्त डॉक्टर पीट निकोल दंगे में घायल लोगों की मदद कर रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर पीट निकोल बर्नार्ड के सामने आते हैं और यहाँ पे बर्नार्ड जूलियट की कुछ चीजें डॉक्टर पीट निकोल को दे के बोलते हैं कि वो अब साइलो के एक होने वाले मिशन के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे यार डॉक्टर निकोल थोड़े इमोशनल दिखाई देते हैं, जो कि कहते हैं कि इस साइलो ने उससे सब कुछ छीन लिया, फिर चाहे उसकी बीवी की बात हो या फिर बच्चे की। इसके साथ ही वो साइलो के नक्शे कदम पे चल के कपल्स को झूठी होप भी दे रहा था। और यहीं पे डॉक्टर पीट निकोल ये कहते हैं कि वो अब बर्नार्ड की कोई भी बात नहीं मानने वाला। इसी के साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि वो जूलियट को एक रेबेलियन का सिंबल बनने से कभी भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद हम सिम्स की वाइफ को देखते हैं जो कि सिम्स को समझा रही होती है कि सिम्स इस नए पोजीशन का किस तरीके से फायदा उठा सकता है। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड ने लूकस को माइन से वापस बुला लिया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बर्नार्ड चाहता है कि लूकस जॉर्ज के हार्ड डिस्क के सारी जानकारियां रिट्रीव करे। और इस काम के बदले बर्नार्ड लूकस से ये वादा करता है कि वो उसे वापस माइंस नहीं भेजेगा। और यार यहाँ पे हम बर्नार्ड की क्यूरियोसिटी उस हार्ड डिस्क के लिए देख सकते हैं जिसमें वो मिडोस से हुई पिछली बातों को याद कर रहा होता है और थोड़ा सा क्यूरियस यहाँ पे दिखाई देता है। और ये सीन हमें भी क्यूरियस बना देती है कि आखिरकार उस हार्ड डिस्क में है क्या। इसके थोड़ी देर बाद बर्नार्ड वापस से लूकस के पास जाता है और यहाँ पे लूकस ने उस हार्ड डिस्क से ऑलमोस्ट सारा का सारा डेटा रिकवर कर लिया होता है। जहाँ पे लूकस बर्नार्ड को बताता है कि इस हार्ड डिस्क में दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो है साइलो का पूरा स्ट्रक्चर्ड मैप और इसके साथ ही साल्वाटोर क्वेन का लेटर।
और यहीं पे हम देखते हैं कि जुडिशियल सोसाइटी के पास एक आउटर पावर सोर्स होता है जो कि यार इन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंटली यूज करने की ताकत देती थी। और गाइस ये पे हमें पता चलता है कि साइलो के बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड टनल भी होता है जो कि आगे कहाँ जाती है ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और गाइस इधर दूसरी तरफ पॉल हैंक को बताता है कि अब सिंस साइलो का नया जज बन चुका है। इधर हैंक और पॉल पैट्रिक से जुड़ी एक लीड पे काम कर रहे होते हैं और गाइस ये लीड इन्हें अंडरग्राउंड टनल तक लेके जाती है जहां उन्हें घायल पैट्रिक मिलता है जिसे यार गोली लगी होती है। ये गोली उसे कैसे लगी इसे केवल हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसे दंगों के वक्त ही ये गोली लगी होगी। और यहाँ पे पैट्रिक कानून की मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि यार उसे कानून पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। जिसके बाद किसी तरीके से पैट्रिक का भरोसा जीतने के लिए पॉल उसे जूलियट के रूम से मिली एक पेपर देता है। और यार ये पैट्रिक कई बार जूलियट की मदद कर चुका होता है। और यार ये देख के पैट्रिक पॉल पे भरोसा कर लेता है। इसके बाद पैट्रिक पॉल से वादा करता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सब जानकारी पॉल को दे देगा। जिसके बाद बर्नार्ड पॉल को इन्फॉर्म करके कहता है कि उसे अभी मैकेनिकल के लोगों को पकड़ने के लिए उसकी जरूरत है। और यार यहाँ पे पॉल का फेस देख के ऐसा लग रहा था कि उसे सारे चीजों का आइडिया ऑलमोस्ट हो गया है कि किस तरीके से इस भगदड़ में सिम्स और बर्नार्ड की मिलीभगत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर कार्ला सारे के सारे लोगों को अपने दोस्त कैल्विन के पास लेके जाती है जो कि एक पोर्टर होता है। अगर जगह जगह नाकेबंदी होने के कारण पोर्टर ही वो लोग थे जो कि इन्हें मैकेनिकल तक पहुंचा सकते थे। मगर इस काम के बदले केविन इन लोगों से एक शर्त रखता है कि उसे जूलियट की कुछ चीजें चाहिए। लेकिन यार ये एक ट्रैप होता है जिसमें केल्विन ने सारे के सारे लोगों को फंसवा दिया था। केविन ने जुडिशियस को ये टिप दे दी कि उसने कार्ला और बाकी उसके ग्रुप को देखा है। जिसके बाद सारे के सारे रेडर्स कार्ला एंड ग्रुप के पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद नॉक्स और सर्ली एंड कार्ला एंड मार्था दोनों दो दो के ग्रुप में अलग अलग हो जाते हैं ताकि ये लोग ज्यादा अटेंशन ग्रैब ना करें। और यार यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्ला बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है नीचे उतरने के लिए। जिसके बाद कार्ला मार्था से कहती है क्योंकि मार्था अपने रूम के बाहर कभी नहीं निकली है। जिसके बाद कार्ला मार्था से कहती है कि क्योंकि मार्था ने ज्यादा समय बाहर नहीं बिताया है तो उसे कोई यहाँ पे पहचानता भी नहीं है जिसका फायदा उठा के वो नीचे जा सकती है। तो यार यहाँ पे हम देखते हैं कि सिम्स सर्वेलेंस रूम में घुसने का ट्राई कर रहा होता है मगर उसका यह अटेम्प्ट ट्रिक के द्वारा पकड़ा जाता है और साथ ही साथ ये विश्वास दिलाता है कि मेडोज के कातिलों का अभी भी पीछा किया जा रहा है। तो बस इसके बाद हम देखते हैं कि सर्ली और रॉक्स नीचे उतर ही रहे होते हैं कि इतने में भीड़ उन दोनों को ओवर पावर कर देती है। मगर किसी तरीके से समय रहते कमील वहां पे पहुंच जाती है और जो कि इन दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है और इसके बाद उन दोनों को एक आदमी के घर में छुपा देती है। जिसके बाद रॉक्स और सर्ली घर से निकल के सीधे केल्विन के पास जाते हैं और केल्विन के पास जाने के बाद केल्विन को ये दोनों एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद सर्ली और रॉक्स दोनों पोर्टर बन के वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पोर्टर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले क्विक डिसेंडर्स को यूज करके फौरन नीचे आने का ट्राई करते हैं और गैस इनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद ये दोनों मैकेनिकल की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और इधर दूसरी तरफ वॉकर सही मौके का इंतजार कर रही होती है। वो चाहती है कि भीड़ किसी तरीके से रीडर्स को ओवर पावर करे और रास्ते को जल्दी ओपन कर दे ताकि वो यहाँ से बिना किसी दिक्कत के निकल सके। जिसके बाद वो फाइनली किसी तरीके से अपने रूम वापस चली जाती है। यार इसके बाद हम देखते हैं जूलियट को जो कि एक हेलमेट को फायर फाइटर सूट से अटैच कर रही होती है। यार इसके बाद जूलियट सोलो से क्यूरियसली ये क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हारा जनरेटर रूम अभी तक फ्लड हो चुका है तो आखिर ये लाइट्स और ये बिजली कहाँ से सप्लाई हो रही है। यार जिसके रिप्लाई में सोलो कहता है कि आईटी के पास अपना खुद का पावर सोर्स है जो कि बाहर से आता है लेकिन कहाँ से आता है ये अभी भी किसी को भी नहीं पता था। और तो और गाइस ये बात बर्नार्ड को भी नहीं पता होती क्योंकि अगर बर्नार्ड को ये बात पता होती तो वो मैकेनिकल्स के लोगों के पीछे ऐसे हाथ धो के नहीं पड़ा रहता। अरे यार इसी के साथ ही जूलियट वापस से एक बार सोलो से पूछती है कि आखिरकार इस साइलो में पानी कैसे भरा। तो यार इसके रिप्लाई में सोलो कहता है कि एक रेडर ने मैकेनिकल के लोगों को हराने के लिए ग्राउंड लेवल 44 पे एक वाटर पाइप फोड़ दिया था जिसके चक्कर में धीरे धीरे पूरा पानी भरने लगा। और तो और वो पानी को
जनरेटर तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। यही रीजन था कि पानी धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है। जिसके बाद जूलियट सोलो को एक प्लान बताती है कि अगर वो किसी तरीके से बिजली को रीरूट करके तीसरे फ्लोर तक अगर ले आए तो वहां से साइलो का पानी कम किया जा सकता है। और गाइस जूलियट का ये प्लान सुन के सोलो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और सोलो ये चाहता है कि जूलियट अपना साइलो 18 जाने का प्लान छोड़ दे और इस साइलो से पानी निकालने के प्लान में जुट जाए। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जूलियट किसी भी ऐसे साइलो पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा हुआ है। और गाइस यही रीजन था कि जूलियट सोलो की बातों को इग्नोर करते हुए अपने सूट के लिए हेलमेट ढूंढने नीचे चली जाती है। और यही सोलो बातों बातों में अपना असली नाम जूलियट को बताता है और वो कहता है कि उसका असली नाम कोल मेयर्स है। और यार ये दोनों आगे चल ही रहे होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि जूलियट की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई है और इस बात को सोलो ऐसा समझता है कि जूलियट को शायद भूख लगी है, जिस वजह से वो जूलियट के लिए खाना लेने चला जाता है। और यार इस दौरान कैसे भी करके जूलियट अपने हेलमेट की तलाश जारी रखती है और यार यहाँ जूलियट को एक पुराना लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस साइलो में कहीं ना कहीं चुराया हुआ एक हेलमेट छुपाया गया है, अगर किसी को मिले तो उसे वापस लौटा दीजिए। जिसके बाद जूलियट को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें लिखा होता है सोलो एंड टीनी। और यार ये फोटो को देख के जूलियट समझ जाती है कि सोलो उससे झूठ बोल रहा है और जूलियट के इस बारे में क्वेश्चन किए जाने पर सोलो पूरे तरीके से पागलों जैसा जूलियट पे चिल्लाने लगता है और वो ऐसा तब चिल्लाते रहता है जब तक जूलियट सॉरी बोल के वहां से निकल नहीं जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट की मेहनत रंग लाती है और उसे किसी तरीके से एक हेलमेट मिल जाता है, मगर ये हेलमेट मिलने की खुशी जरा से टिकी हुई होती है कि इतने में उसका तबीयत एकदम से खराब हो जाता है और जूलियट वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और यार जूलियट को ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार जूलियट के हाथों में एक बड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका था जो कि धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी में फैल रही होती है। शायद यही रीजन था कि जूलियट यहाँ पे एकदम से वेल फील नहीं कर रही थी। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 5 द एंड। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेडर्स ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं और जिसके कारण से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना काफी मुश्किल हो चुका है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि सर्ली नॉक्स को लगी चोटों का इलाज कर रही होती है और यार इधर वॉकर कार्ला के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। इतने में वॉकर सर्ली और नॉक्स से कहती है कि अगर उन्हें रेडर से बचना है तो उन्हें लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहनी चाहिए। और यार जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉक्स सीधे मार्क के पास जाता है और यहीं पे हम देखते हैं कि नॉक्स रीडर से लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो यार तभी वहाँ पे टेडी पहुँचता है और बताता है कि हायर अथॉरिटीज ने नीचे आने वाली सारी सप्लाईज पे रोक लगा दी है और इसके साथ ही नीचे रखे हुए राशन और सब्जियों को रेड पॉइजन मिला के खराब कर दिया है। तो यार यहीं पे बर्नार्ड कहता है कि अगर किसी सोसाइटी को लगातार नाव बेस नहीं मिले तो उस सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी आने लगती है, जिस वजह से नेक्स्ट जो भी उन्हें फूड सप्लाई करेगा वो सब उनकी बात मानने लगेंगे। तो यार रेड पॉइजन वाली बात पता चलने के बाद सर्ली नॉक्स से ये कहती है कि इन्हें बर्नार्ड को सबक सिखाना चाहिए, न कि यहाँ रह के ये ढूंढना चाहिए कि ये काम आखिर किसने किया है। एट द एंड इसका मास्टरमाइंड बर्नार्ड ही था, मगर यहाँ रहने वाले लोग इस बात से एग्री नहीं करते, जिस पे ये लोग कहते हैं कि आरटी और जुडिशियल से बदला लेने के बजाय इनके बच्चों को भूखा रहने से बचाना ज्यादा जरूरी था। यहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नॉक्स, सर्ली और वॉकर को जुडिशियल्स के हवाले कर देना चाहिए। तभी वॉकर के एक मोटिवेशनल स्पीच के कारण सब लोग का माइंडसेट चेंज हो जाता है, जिस पे वॉकर कहती है कि अगर इन्होंने सर्ली, नॉक्स और वॉकर को जुडिशियल्स के हवाले किया तो जुडिशियल्स और आरटी पहले ही जीत जाएंगे, जिसके कारण से डाउन डीपर्स एक नौकर की जिंदगी ही जीने लगेंगे। वॉकर जानते थे कि मोटिवेशनल स्पीच से इनका पेट तो नहीं भरा जा सकता था, इसलिए उसने टेडी को कह के बहुत सारे फ्रेश फूड और सब्जियां यहाँ पे मंगवा ली थी। इसे देख के वहाँ पे मौजूद सब के सब लोग वॉकर, सर्ली और नॉक्स की बात एक बार फिर से मान जाते हैं। और यार ये सब्जियां जूलियट लिव्स के सपोर्टर्स ने ऊपर से नीचे भिजवाई थी और वो लोग इस मूवमेंट में डाउन डीपर्स का साथ दे रहे थे। यार यहाँ पे नॉक्स, सर्ली और वॉकर जानते थे कि ये राशन पानी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था और अगर जल्द ही इन्होंने इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड किया तो मैकेनिकल के लोग भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। जिसके बाद सर्ली अपना प्लान बताती है कि इन्हें किसी भी तरीके से बैरिकेड्स को
130वीं मंजिल से लेके 120वीं मंजिल पे शिफ्ट करना होगा। और यहाँ पे सरली बताती है साइलो के फॉर्म 129वें और 128वें लेवल पे मौजूद थे, इसीलिए अगर वो किसी तरीके से बैरिकेड्स को हटा के 130वें से 120वें मंजिल पे कर दे तो फॉर्म इनके कब्जे में आ जाएगा। और तभी डियोगो नाम का एक बंदा जो कि मॉनिटरिंग रूम से सब मॉनिटर कर रहा होता है, वो बर्नार्ड को ये इन्फॉर्म करता है कि मैकेनिकल का एक ग्रुप बैरिकेड्स तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। बर्नार्ड और उसकी टीम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेती उससे पहले ही नॉक्स और सरली की टीम ने बैरिकेड्स तोड़ दिया। और यहाँ पे हम मैकेनिकल और रेडर्स के बीच एक फेस ऑफ देखते हैं जिसमें किसी तरह का कोई फाइट तो नहीं होता, मगर रेडर्स समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे फाइट ली तो नुकसान उन्हीं का होने वाला है, जिस रीजन से रेडर 120वीं लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इधर हम बर्नार्ड को देखते हैं जो कि लूकस से सैल्वाडोर क्विन के हार्ड डिस्क पे अपडेट सुन रहा होता है। और यार इसके बाद बर्नार्ड सीधे कमिल से मिलने जाता है। और यहाँ पे बर्नार्ड कमिल से कहता है कि जज मिडोज के कातिलों को उनकी सजा मिलनी चाहिए, मगर कमिल कहते हैं कि उसे उस वक्त तक नहीं पता था कि वो दोनों जज मिडोज के कातिल थे। इधर मॉब जस्टिस के अगेंस्ट थे, इसलिए उसने 2 लोगों को मॉब के अटैक से बचाया था। और यार यहाँ पे कमिल सीधे दिखावा करती है कि उसे बाद में पता चला कि नॉक्स और सरली जज मिडोज के मर्डरर हैं। और इधर यार जब सिम्स को जब पता चलता है कि आखिरकार 130वीं मंजिल पे क्या हो रहा है, तब वो सीधे बर्नार्ड से मिलने जाता है, मगर वहाँ पे उसे केवल लूकस दिखाई देता है। और लूकस वहाँ पे सैल्वाडोर क्विन के लेटर को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। यार इसके बाद सिम्स सीधे अपने वाइफ से मिलने जाता है, जो कि उसे सजेशन देती है कि वो अब जज है, इसलिए वो अब मैकेनिकल के काम में दखल देना बंद कर दे। और इधर हम देखते हैं कि बर्नार्ड को अपनी किए पे पछतावा हो रहा होता है, इसलिए वो जज मिडोज के डेड बॉडी के पास काफी रो रहा होता है। आखिरकार बर्नार्ड जज मिडोज को पसंद जो करता था। और इसके बाद बर्नार्ड सीधे कंट्रोल रूम में आता है और उसे पता चलता है कि रिक ने मैकेनिकल के लोगों को फार्म का एक्सेस दे दिया है। और इससे यार मैकेनिकल का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। और इसके बाद बर्नार्ड लूकस से एक बार से लेटर का अपडेट लेने चला जाता है, जहाँ पे लूकस उसे बताता है कि इस लेटर में बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स छुपे हुए हैं जो कि कुछ जैसे कि साइलो और एली, जो कि सैल्वाडोर की बेटी के नाम होते हैं, जिससे ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये लेटर आसानी से डिकोड नहीं होने वाला है। और कैसे यहाँ पे बर्नार्ड लूकस से कहता है कि उसे इस लेटर को समझने के लिए पहले लेगेसी को समझना होगा, और इसलिए लूकस को बर्नार्ड का शैडो बनना पड़ेगा। जिसके बाद बर्नार्ड लूकस को दी पैक्ट की ओथ दिलाता है। और बस इधर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर केनेडी के सीने से वो गोली निकालने का ट्राई कर रहा होता है, और यहीं पे हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर फैलन का शैडो फेलिक्स था, जो कि शेरिफ बिलिंग्स और हैंक के कहने पे उसका इलाज कर रहा होता है। अब इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर निकोल से कहती है कि वो उसके साथ चले ताकि वो किसी तरीके से कैनेडी की हेल्प कर सके। और इस चीज के लिए यार डॉक्टर निकोल्स फौरन मान जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों रेडर्स को एक झूठा रीजन देके बैरिकेड्स पार कर लेते हैं। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि बिलिंग्स और हैंक वॉकर से जज मिडोज के मर्डर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, मगर यहाँ पे वॉकर उन दोनों को तब तक कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी जब तक उसे कार्ला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। और उधर डॉक्टर निकोल सक्सेसफुली कैनेडी के चेस्ट से वो बुलेट निकाल देता है। इसके बाद शेरिफ बिलिंग कैनेडी को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने जुडिशियल सोसाइटी के काम करने के तरीकों के बारे में नहीं बताया तो वो वापस से उसे जुडिशियल्स के हवाले कर देगा, जो कि इसके लिए काफी बुरा होगा। जिसपे कैनेडी कहता है कि बाहर की दुनिया काफी बेहतर है, जिसे आईटी और जुडिशियल्स हमें जानने से रोक रही है। और यहाँ पे बिलिंग्स को लगता है कि कैनेडी की बात सच है और वो इस बात पे भरोसा करने लग जाता है। तो इसके बाद बिलिंग्स जज मिडोज के मर्डर के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वॉकर से मिलने चला जाता है, और वो वॉकर से ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो कुछ भी उसे बताती है तो वो कार्ला से ये इल्जाम हटवा के उसे जेल से बाहर निकलवा देगा। और इसके बाद जज मिडोज का सच कंफर्म करने के लिए बिलिंग्स नॉक्स और सरली के पास जाता है। तो बस इसके ठीक बाद बिलिंग्स सीधे बर्नार्ड से कांटेक्ट करता है कि वो जानता है कि सरली, नॉक्स और वॉकर कहाँ हैं, और वो उनका लोकेशन तब तक नहीं बताने वाला जब तक जज मिडोज का एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। और इसके बाद बर्नार्ड पैनिक करके साइलो में मौजूद सारा रेडियो कम्युनिकेशन बंद करवा देता है। और यहाँ पे बर्नार्ड रियलाइज करता है कि साइलो का एक और शेरिफ बर्नार्ड के हाथों से निकल चुका है। और यहाँ पे सरली और नॉक्स ये समझते हैं कि एक और जुडिशियल्स का मेंबर जुडिशियल्स के अगेंस्ट हो गया है, मगर तभी
बिलिंग्स उनको क्लियर करते हुए ये बोलता है कि वो किसी रेबेलियन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो केवल ये चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर साइलो में बनी रहे और वो हमेशा साइलो के लॉ के साथ है। और इसके बाद बिलिंग्स सीधे अपनी बीवी से मिलने कैफेटेरिया में चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके सिंड्रोम का इफेक्ट अब धीरे धीरे पूरी तरीके से जा चुका है। और इसके बाद डॉक्टर निकोल्स सीधे वॉकर से मिलने जाता है, क्योंकि उसे ये कंफर्म करना था कि बाहर जूलियट अभी भी जिंदा है या नहीं। मगर वॉकर उससे कहती है कि शायद वो अभी जिंदा नहीं है, मगर वो लोगों से इसलिए झूठ बोलती है क्योंकि जूलियट वाली बात ही बाकी लोगों को एक मोटिवेशन देती है। और यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूलियट को होश आ गया है और यहाँ पे सूलो उसका देखभाल कर रहा होता है। और यार यही जूलियट को पता चलता है कि वो अब एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंस गई है, क्योंकि जूलियट चाहती है कि वो जल्द से जल्द सूट और हेलमेट लगा के अपने साइलो में वापस लौट जाए। मगर सोलो उसे तब तक अब जाने नहीं देगा तब तक वो साइलो 17 में मोटर रिस्टार्ट करके साइलो 17 को फ्लड होने से बचा नहीं लेती। और इसी के साथ यार ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बर्नार्ड लूकस को एक वॉल्ट दिखाता है और ये वॉल्ट उस वॉल्ट से रिजेंबल कर रहा है जिस वॉल्ट में सोलो रहता है। यहाँ पे बर्नार्ड लूकस को साइलो के सीक्रेट एआई पावर्ड लाइब्रेरी का एक्सेस देता है और यहाँ पे बर्नार्ड लूकस से कहता है कि तुम्हें यहाँ रह के सल्वाडोर क्विल का मैसेज डिकोड करना है। और जिसके बाद लूकस उस लेटर को डिकोड करने में एक बार फिर से लग जाता है और यहाँ पे लूकस को लग रहा होता है कि उस लेगेसी बुक में इस लेटर के इंक्रिप्शन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और इस बारे में वो बर्नार्ड को बताता है। और इसके बाद बर्नार्ड लूकस को एक बुक देता है और ये बुक होती है द विजार्ड ऑफ ऑज। और यहाँ पे बर्नार्ड को लग रहा होता है कि ये बुक कहीं ना कहीं उस लेटर को डिकोड करने में हेल्प कर सकती है। असल में ये बुक जजमेंट ऑज की होती है, जो कि हमेशा इस बुक की स्टोरी और साइलो से बाहर निकलने वाली बात को एक दूसरे से कंपेयर करती थी। और कैसे इधर हम मैकेनिकल के लोगों को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को ऊपर की तरफ शूट करते हैं और उस बॉक्स में ढेर सारे कागज भरे हुए होते हैं और उस कागजों में कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं जो कि आईटी और जुडिशियस के पोल खोल रहे होते हैं। और इन पॉम्पलेट्स में लिखा होता है जुडिशियस जूलियट और डॉक्टर मिडोस के मर्डर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैकेनिकल के लोगों ने पूरा का पूरा पावर ग्रिड बंद कर दिया है और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों के सामने ये दिखा सके कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी ठप होने के बावजूद आईटी की बिल्डिंगों में बिजली अभी भी कहां से आ रही है, जिससे यार लोगों के मन में आईटी के प्रति शक और भी तेज हो जाता है। और इधर यार बर्नार्ड पैनिक में आईटी की बिजली बंद करने की कोशिश करता है, मगर यार तब तक साइलो के लोगों ने वो सीन देख लिया होता है। और यार इधर दूसरी तरफ शेरिफ बिलिंग और हैंक दोनों के दोनों सीधे बात करने जाते हैं नॉक्स और सर्ली से, क्योंकि यार नॉक्स और सर्ली होते हैं उस पॉम्पलेट वाले प्लास के पीछे। मगर इधर सर्ली और नॉक्स इन बातों को घुमाकर उन दोनों ऑफिसर्स को फूड पॉइजनिंग वाले केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देते हैं। और इसके बाद बिलिंग्स और हैंक मार्टिन को इंटरोगेट करते हैं। मार्टिन वो बंदा होता है जो कि डीप डाउनर्स की बातें जुडिशियस तक सीक्रेटली पहुंचाता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो मार्टिन जुडिशियस का एक एजेंट है। और जब पॉल बिलिंग्स उस आदमी से फूड पॉइजनिंग वाले बारे में बात करता है तब वो आदमी बताता है कि कबाड़ खाने में एक ऐसी जगह है जहां से जुडिशियस अपने एजेंट को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजता है। और जब पॉल और हैंक वहां जाते हैं तो उन्हें एक तगड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जुडिशियस नॉक्स को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यार इस मैटर में और जानने के लिए हैंक सीधे फ्रांसिस के पास जाता है और ये वही होती है जिसने यार उनको मार्टिन के बारे में बताया होता है। इसके बाद कैथरीन हैंक और पॉल से कहती है कि फ्रांसिस और बाकी डाउन टीपर्स कैफेटेरिया में जाके मेयो पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो जुडिशियस की बात मान रही है। जिसके बाद नॉक्स, सर्ली, पॉल और हैंक वहां पहुंच के किसी तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल पे करते हैं। और यार जिसके बाद मेयो ये एक्सेप्ट करती है कि उसी ने ही खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि जुडिशियस ने उसकी माँ को मारने की धमकी दी होती है। और यार ये सब बताने के बाद मेयो एकदम से डर रही होती है कि अब इसे सजा दी जाएगी, मगर यहाँ पे नॉक्स उसे कहता है कि उसे किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही वो पूरा कोशिश करेंगे कि उसकी माँ को सही सलामत यहाँ पे लाया जाए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड ने कार्ला को एक अलग ही जगह कैद करके रखा होता है और वो सीधे जाके कार्ला से ये पूछता है कि आखिरकार डाउन डीपर्स के पास
गन पाउडर कहाँ से आया। और इधर कार्ला की शर्त होती है कि वो तब तक कुछ नहीं बताएगी जब तक उसे ये श्योर नहीं हो जाता कि बाकी सब सेफ है। और जिसके बाद यार हम देखते हैं कि सिम्स और उसकी वाइफ ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि डाउन डीपर्स के पास गन पाउडर है। और इसी के साथ ही उन्होंने आईटी के पावर सोर्स का भी भांडा फोड़ दिया था, जिससे उन्हें ये लग रहा था कि साइलो के लोगों से बर्नार्ड और भी बहुत सारी चीजें छुपा के रख रहा है। और इसीलिए कमील चाहती है कि सिम्स बर्नार्ड पे प्रेशर डाल के ये उगल पाए कि बर्नार्ड आखिरकार चाहता क्या है। और जिसके बाद यार बर्नार्ड सारे शेरिफ के सामने सबसे ये झूठ बोलता है कि शेरिफ पॉल बिलिंग्स को टाउन डीपर्स ने किडनैप कर लिया है। और यार वहीं पे मौजूद एक शेरिफ बर्नार्ड से सीधे उस पॉम्पलेट में लिखे सवालों के बारे में क्वेश्चन करती है। तो बर्नार्ड ये कह के उस क्वेश्चन को टाल देता है कि मैकेनिकल्स के पास सारी जगहों के इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है। तो इसके बाद बर्नार्ड रिक से कहता है कि क्या उसने सप्लाई रेट का वारंट अभी तक निकलवाया कि नहीं, जिस पर रिक उसे जवाब देता है कि जज सिम्स ने अभी तक उस वारंट पे साइन नहीं किया होता। और जिसके बाद बर्नार्ड फौरन सिम्स के ऑफिस चला जाता है और उसे धमकी देकर ये कहता है कि तुम्हें बस इस सीट पे बैठना था और चुपचाप से अपना काम करना था, मगर तुम्हें यहाँ पे पावर गेम खेलनी है। और गाइस यहाँ पे सिम्स इस बात से नाराज होता है कि आखिरकार बर्नार्ड ने उसकी जगह पे लूकस को अपना शैडो क्यों बनाया। सिम्स से बहुत कुछ सुनने के बाद बर्नार्ड उसके सामने ही रिवील करता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही शर्ली और नॉक्स की यहाँ से भागने में मदद की थी। और जिसके बाद सिम्स के पूछे जाने पर उसकी वाइफ ये कहती है कि उसे उस दिन सच में नहीं पता था कि जज मीडोज के मर्डर के बाद साइलो में इतना सब कुछ हो जाएगा, और वो इसलिए उनकी हेल्प की क्योंकि वो चाहती थी कि डाउन डीपर्स और ऊपर वाले लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन पाए। और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब से साइलो में होने वाले कुछ भी इंसिडेंट्स के बारे में वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और यार इधर वॉकर शेरिफ बिलिंग से ये पूछ रही होती है कि बर्नार्ड का हिडन जेल आखिर कहाँ है, क्योंकि यार वॉकर को उस कार्ला की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉकर अपने रूम में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे को ऑन करती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो बर्नार्ड को कुछ हिडन मैसेज दे सके। मगर इस बीच उससे ये गलती हो जाती है कि उसके रूम में रखा हुआ एक फोटो फ्रेम बर्नार्ड देख लेता है, जिससे उसे बर्नार्ड और कार्ला के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अब बर्नार्ड कार्ला को रेबल्स के अगेंस्ट यूज कर सकता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि साइलो 17 में जूलियट और सोलो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर रूम की तलाश कर रहे होते हैं जो कि पानी से ऊपर है, और लकीली उनको ये ट्रांसफॉर्मर रूम मिल जाता है। और वो यहाँ पे चेक करते हैं कि आखिरकार वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं, जिस पे यार उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और यार यहाँ पे जूलियट सोलो से ये कहती है कि एक बार उसे अपने साइलो में जाके लोगों की हेल्प करने दो, फिर बाद में वहां से आने के बाद वो इस साइलो की भी हेल्प कर सकती है। मगर सोलो नहीं मानता और उसे कहता है कि किसी तरीके से वो इस साइलो से पानी को बाहर निकाले। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट और सोलो उस अंडर वाटर मोटर रूम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए वो दोनों बहुत सारे सामान इकट्ठा करते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। मगर यार यहीं पे बातों बातों में सोलो ये रिवील कर देता है कि इस साइलो में भरे हुए पानी का रीजन कहीं ना कहीं वो खून भी है। जिसके बाद जूलियट अंडर वाटर जाती है और बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए उस मोटर को चालू कर देती है। और यहीं पे जब वो ऊपर आना चाह रही होती है तभी उसकी रस्सी पानी के नीचे चली जाती है, और जिसके बाद वो सडनली नोटिस करती है कि उसके पास ऑक्सीजन भी अब नहीं आ रही होती। मगर यार किसी तरह जूलियट सरफेस तक पहुंच जाती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मशीन के पास से सोलो गायब होता है। और यार जूलियट के बनाए हुए नीचे उतरने वाले मशीन की वह हालत कुछ सही नहीं होती, और यहाँ पे जूलियट को ऐसा लग रहा था कि सोलो ने उसे धोखा दे दिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा होता है, और वो खून किसका था ये हमें नहीं बताया जाता। और वहीं पे पास में ही हमें एक कुल्हाड़ी भी दिखाई जाती है। तो यार अब सवाल ये आता है कि क्या उन दोनों के अलावा उस साइलो में और भी कोई मौजूद है, और ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। तो यार एपिसोड 8 की शुरुआत होती है शर्ली और बिलिंग के सीरियस कॉन्वर्सेशन से, जहाँ पे शर्ली पॉल बिलिंग से ये पूछती है कि आगे उसका प्लान क्या है। मगर पॉल बिलिंग शर्ली से कहता है कि वो पैक्ट के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, जिस पे यार शर्ली उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद शर्ली पॉल बिलिंग को ये समझाती है कि उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, न कि किसी रूल बुक से। और इधर यार कैनेडी जो कि बिलिंग्स के घर में ठहरा हुआ होता है, वो नाश्ता कर ही रहा होता है कि इतने में बिलिंग्स की वाइफ से कहता है कि पॉल बिलिंग्स के पास वो मैगजीन का एक पेज है जो कि रेबेलियन से पहले उसके हाथ लगा था। जिसे सुन के पॉल बिलिंग्स की वाइफ काफी शॉक हो जाती है,
और जिसके कारण से पॉल बिलिंग और उसके वाइफ के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। मगर ये बहस थोड़ी देर में शांत हो जाती है क्योंकि यार पॉल बिलिंग ने अपने वाइफ को भी वो मैगजीन का टुकड़ा दिखा दिया है, जिसके बाद वो दोनों ये सोच में लग गए कि आखिर दुनिया के साथ क्या हुआ था जिसके कारण दुनिया के लोगों को इन साइलों में रहना पड़ रहा है। यार इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल के बहुत सारे लोगों को वॉकर से बात करते हुए, और यहाँ पे सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि यार मैकेनिकल की सप्लाईज जल्दी जल्दी खत्म हो रही है और जो बची हुई सप्लाईज है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। जिस पर नॉक्स वॉकर को अपना प्लान बताता है। नॉक्स आता है कि वो सप्लाईज लूट ले ताकि मैकेनिकल की सप्लाईज की पूर्ति हो सके, मगर यार इधर वॉकर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब और खून खराबा और तोड़फोड़ किया जाए। वॉकर चाहती है कि इस लूट से अच्छा उन्हें कार्ला को छुड़ाने के बारे में सोचना चाहिए, और इधर सर्ली और नॉक्सी समझाने के बावजूद वॉकर उनकी बात नहीं मानती और उन सबको वहां से जाने के लिए कह देती है। और उन सबके जाने के बाद वॉकर को एक कॉल आता है जिसमें उसे पंप फिक्स करने के लिए 90th फ्लोर पे जाने के लिए कहा जाता है। सर्ली वॉकर को समझाती है कि ये शायद ट्रैप हो सकता है, मगर वॉकर कार्ला से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, और वो ये जानते हुए भी कि ये ट्रैप हो सकता है वो उस पंप को फिक्स करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो 90th फ्लोर पे मोटर रूम में जाती है, बर्नार्ड उसका वेट कर रहा होता है। तो यार बर्नार्ड की बातें सुन के शुरू में तो वॉकर उससे नहीं डरती, मगर थोड़ी देर बाद बर्नार्ड उससे कहता है कि अगर उसने रेबेलियंस के प्लान नहीं बताए तो कार्ला को टॉर्चर किया जाएगा। और इसके बाद यार वॉकर को ना चाहते हुए भी रेबेलियंस के प्लान्स के बारे में बर्नार्ड को बताना पड़ जाता है, और ये सब बताते ही बर्नार्ड फौरन उसे कार्ला से मिलने के लिए ले जाता है। और वॉकर जैसे ही कार्ला से मिलती है उसके बाद बर्नार्ड वॉकर से कहता है कि जब तक वो रेबेलियंस का प्लान बर्नार्ड तक पहुंचाती रहेगी कार्ला जिंदा रहेगी। और जिसके बाद यार वॉकर से मिले इस जानकारी के कारण टेडी और उसके ग्रुप जो कि सप्लाईज चुरा रहे होते हैं वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इसके पास सर्ली फौरन वॉकर के पास आती है और उससे कहती है कि जिसने भी जुडिशर्स को इनके प्लान्स के बारे में जानकारी दी उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। और यार इधर वॉकर के वर्कशॉप में लगे कैमरे की मदद से बर्नार्ड अपने हेडक्वार्टर में बैठा लाइव फीड देख रहा होता है, और इधर दूसरी तरफ यार लूकस बर्नार्ड के ऑर्डर से जजमेंट हाउस के रूम की तलाशी लेने जाता है, मगर वहाँ देखता है कि जज सिम्स ने पहले ही अपने आदमी को वहाँ भेज रखा है जो कि उस रूम से पूरे के पूरे सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद यार लूकस और उन दोनों आदमियों के बीच थोड़ी कहासुनी होती है, मगर जैसे ही लूकस अपना ब्लू कार्ड दिखाता है उन्हें वहां से जाना पड़ता है। और जिसके बाद लूकस उस लेटर को डिकोड करने के काम में वापस से लग जाता है। और जिसके बाद यार लूकस वहां लगे कंप्यूटर की मदद से ये नोटिस करता है कि सैल्वाडोर क्विन का एक फैमिली मेंबर जिसका नाम होता है टेरेंस वो अभी भी जिंदा है। और जिसके बाद यार बिना किसी देरी के लूकस वहां पहुंच जाता है, और जैसे ही वो उस घर के अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली ऊनी कपड़े बनाते थे। और यार इसके बाद लूकस टेरेंस से ये पूछता है कि क्या सैल्वाडोर क्विन का कोई चीज उनके पास अभी भी मौजूद है, जिसके जवाब में टेरेंस उससे कहता है वो और उसकी फैमिली पिछले 5 जनरेशन से एक अच्छी लाइफ जीने का कोशिश कर रहे हैं। टेरेंस आगे ये भी कहता है कि क्विन के शेमफुल एक्ट्स के कारण हमारी फैमिली ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी, और यही वजह है कि उनके पास क्विन से जुड़ी कोई भी चीजें अभी मौजूद नहीं है। और जिसके बाद यार लूकस बर्नार्ड को आके ये सारी बात बताता है और आगे कहता है कि सैल्वाडोर क्विन एक फेलियर था जिसका पास्ट एक्सप्लोर करना कोई सेंस नहीं बनाता। मगर यार ये बात बर्नार्ड को पसंद नहीं आती और वो फौरन उससे कहता है कि तुम्हें आगे इस मैटर पे काम करते रहना होगा। बर्नार्ड आगे ये भी कहता है कि सैल्वाडोर क्विन साइलो के सर्वाइवल के लिए एक अहम कड़ी थी, और सैल्वाडोर क्विन ने ये समझ लिया था कि साइलो में रेबेलियन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होता है, और शायद इसीलिए सैल्वाडोर क्विन ने ऐसी हर चीज डिस्ट्रॉय कर दी कि लोगों को उनके अथॉरिटीज के खिलाफ बोलने के लिए उकसा सकती थी। बर्नार्ड लूकस से आगे ये भी कहता है कि सैल्वाडोर क्विन ने साइलो में मौजूद पानी को कुछ ऐसे ड्रग से कंटेमिनेट किया जो कि साइलो में रह रहे लोगों के दिमाग से उनकी पास्ट मेमोरीज इरेज कर देती थी। और उस टाइम के बाद से 140 साल तक साइलो 18 में कोई भी प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला, और जूलियट को मिले रेलेक और जूलियट के रेबेलियन नेचर के कारण साइलो 18 में एक बार फिर से रेबेलियन सोच पनपने लगी थी। और गाइस ये नई इन्फॉर्मेशन लेके लूकस एक बार फिर से टेरेंस की फैमिली के पास जाता है, और लूकस यहाँ पे उसकी फैमिली को सैल्वाडोर क्विन के बारे में कुछ सच्चाई बताता है ताकि उन्हें अपने लेगेसी पे कोई भी शर्मिंदगी महसूस ना हो। और ये सब सुनने के बाद टेरेंस की डॉटर इन लॉ ये रिवील करती है कि मेडोज भी अपनी मौत से पहले उनकी फैमिली को यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। और इधर टेरेंस और उसकी फैमिली के पास सैल्वाडोर क्विन की
एक पैक्ट की कॉपी थी जिसे यार जज मेडोस वहाँ से लेकर चली गई थी। उसके बाद लूकस वहाँ से निकल जाता है और यार सैल्वाडोर क्विल की उस पैक्ट बुक को यार एकदम गहराई से स्टडी करने लगता है। और जिसके बाद लूकस एक इंटेंस डिकोडिंग सेशन के बाद फाइनली एक मैसेज तक पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कि दिस गेम इज रिजिड। अब यार इसका क्या मतलब है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और जिसके बाद यार जज सिम्स अपने आदमी रिक से उन दोनों आदमी के बारे में पूछता है जो कि मेडोस के घर की तलाशी ले रहे थे। मगर यार जज सिम्स शॉक तब हो जाता है जब वो रिक के ऐसे तीखे तेवर देखता है जिसमें वो कह रहा होता है कि उसे जज सिम्स से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्स की वाइफ भी एक बार रिक से मिलती है और वो उसे सिम्स की बात मानने के लिए कहती है। उसकी वाइफ आगे ये भी कहती है कि बर्नार्ड और लूकस की हरकतें साइलो को एक डार्क फ्यूचर की तरफ लेके जा रही है और जिसे रोकने के लिए उसे सिम्स की बात माननी पड़ेगी। और यार पहले तो ऐसा लग रहा था कि रिक उसकी वाइफ की बात भी नहीं मानने वाला था, मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक यहाँ पे सिम्स से कांटेक्ट करता है और उसे फार्म में मिलने के लिए बुलाता है। और यहाँ पे रिक सिम्स को ये बताता है कि लूकस को एक ऐसी बुक की तलाश है जो कि सैल्वाडोर क्विल की हो, जिस पर सिम्स उसे कहता है कि आगे भी वो उसे लूकस की जानकारी देते रहे। जिस पर रिक एक बार फिर से अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कहता है कि ये एक टाइप का फेवर था, वो आगे से ऐसी कोई भी जानकारी सिम्स को नहीं देने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि सिम्स लूकस को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और वो लूकस से ये कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे यूज किया जा रहा है और इनडायरेक्टली वो लूकस को बर्नार्ड के खिलाफ थोड़ा सा भड़का देता है। सिम्स लूकस से आगे ये भी कहता है कि उसे बर्नार्ड पे आंख बंद करके भरोसा करना बंद करना होगा और उसे सिम्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उसने लेटर डिकोड कर लिया तो उसके बाद बर्नार्ड उसे रास्ते से हटा देगा। और लूकस वहां से जाने ही लगता है कि इतने में सिम्स उसे कहता है कि अगर लूकस ने उसके साथ मिलकर काम नहीं किया तो सिम्स नीचे हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। और ये सुन के लूकस डर जाता है क्योंकि यार हॉस्टल में लूकस की बीमार माँ एडमिट होती है। और इसके बाद यार फाइनली हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो कि ये मिस्ट्री में थी कि आखिरकार सोलो के साथ हुआ क्या है। तभी वहाँ पे वो बहुत सारा खून और एक तीर देखती है और यार ये सब देख के जूलियट एकदम से घबरा जाती है, जिसके बाद वो आगे इन्वेस्टिगेट करते हुए साइलो के ऊपर जाने लगती है। वो आगे जा ही रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि जूलियट की हालत खराब होने लगती है। और यार आगे हमें पता चलता है कि जूलियट की ऐसी हालत पानी के गहराई से अचानक ऊपर आने के कारण हुई थी, क्योंकि अचानक से कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के चलते उसकी बॉडी इस पेन को झेल नहीं पा रही थी। और जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जूलियट एक बार फिर से पानी में जाती है और खुद को स्टेबल महसूस करते तक वो पानी के अंदर ही रहती है। और जिसके बाद जूलियट जैसे ही ऊपर आती है हम देखते हैं कि एक जगह कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, इंडिकेटिंग कि साइलो 17 में बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और वो लोग जूलियट को वापस जाने के लिए कह रहे होते हैं। इसी बीच उनमें से कोई एक जूलियट के ऊपर तीर से वार कर देता है, जिससे यार जूलियट वहाँ पे घायल हो जाती है। और जिन्होंने जूलियट के ऊपर अटैक किया था वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने सोलो को जान से मार दिया है। अब सच्चाई क्या है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और घायल होने के बाद जूलियट किसी तरीके से अपना इलाज करती है और एक बार फिर से हिम्मत करके ऊपर जाने लगती है, जिस पर एक बार फिर से हमें 3 लोग जूलियट को घेरते हुए दिखाई देते हैं और इन तीनों की उम्र ज्यादा नहीं लग रही होती। यार एपिसोड 9 की शुरुआत होती है ऑफिसर बिलिंग और उसकी वाइफ से, जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार इन साइलो में रहने से पहले इंसानों की लाइफ कैसी रही होगी। यार इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पॉल बिलिंग नॉक्स, शर्ली और हैंक से बात कर रहा होता है कि आखिरकार बर्नार्ड को मैकेनिकल्स के इंटरनल प्लान्स के बारे में पता चल कहां से रहा है, जिस पर ये चारों इस रिजल्ट पे आते हैं कि इन्हें इनके बीच छुपे गद्दार को ढूंढने के लिए कमिल सिम से बात करनी चाहिए, क्योंकि कमिल ही एक ऐसी ऑक्टोपस थी जो कि मैकेनिकल्स के लोगों की मदद कर रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉक्स को पता चल गया है कि आखिरकार ट्रेटर कौन है और वहाँ पे सिचुएशन को समझने के बाद वो सीधे वॉकर से ये कहता है कि टेडी की मार्क ट्रेडर है। और इसके बाद वो वॉकर से आगे कहता है कि वो बाकी बचे हुए गन पाउडर का यूज किस तरीके से करने वाले हैं। और ये सब बातें बर्नार्ड आईटी सेल से सुन रहा होता है। और यार यहाँ पे हमें थोड़ी सी भनक लगती है कि नॉक्स को शायद पता चल गया है कि बर्नार्ड वॉकर के ऊपर नजर बनाए रखा है, जिसके कारण से उसे उकसाने के लिए या फिर उसे गलत जानकारी देने के लिए नॉक्स ऐसा प्रिटेंड करता है। मगर यार बर्नार्ड को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लग रही होती कि नॉक्स ये जान चुका है कि बर्नार्ड
वॉकर को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। और गाइस नॉक्स की बातें सुन के बर्नार्ड एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मैकेनिकल्स की नेक्स्ट चाल कौन सी होने वाली है। और इसके फौरन बाद बर्नार्ड सारे शेरिफ्स को इकट्ठा करता है और उनसे झूठ बोलता है कि मैकेनिकल्स के लोग साइलो का मेन दरवाजा तोड़ के यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर बर्नार्ड मैकेनिकल्स के प्लान को समझने में लग जाता है और उधर मैकेनिकल के लोग सप्लाई इकट्ठा करने के प्लान में जुट जाते हैं। और गाइस सारे शेरिफ्स के सामने बर्नार्ड पॉल बिलिंग्स को बदनाम कर देता है कि अब पॉल बिलिंग्स मैकेनिकल के लोगों का साथ दे रहा है। और इसके बाद बर्नार्ड पॉल बिलिंग्स को उसकी जॉब से भी हटा देता है और वहाँ पे मौजूद सारे शेरिफ और डिप्यूटी से ये कहता है कि उन्हें कैफेटेरिया को एक टेम्पररी जेल में बदलना होगा। और इस डिसीजन पे वहाँ खड़े कुछ शेरिफ्स के क्वेश्चन करने पर बर्नार्ड उन लोगों को फौरन ही चुप करा देता है। और इसके बाद यार हमें दिखाया जाता है कि पॉल बिलिंग्स और सिम्स बैरिकेड्स के पास एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और वहाँ पे पॉल बिलिंग्स सिम्स को ये समझा रहा होता है कि अपोकलिप्स से पहले की अर्थ कैसी थी। पॉल बिलिंग्स आगे ये भी कहता है कि वो बर्नार्ड का विरोध करे और वहाँ पे मौजूद लोगों का सपोर्ट करे। और जिसके बाद यार सिम्स ये बातें अपनी वाइफ कमील से भी शेयर करता है, जिसपे कमील उससे कहती है कि अगर बर्नार्ड को उसके पोजीशन से हटाया जाता है तो सिम्स साइलो का हेड बन सकता है। जिस पर सिम्स अपनी वाइफ से कहता है कि उसने लोगों के साथ काफी बुरा किया है, इस वजह से वो लीडर बनने के हकदार नहीं है और वो चाहता है कि अगर ऐसा हो तो लीडर कमील बने। और इसके बाद यार सिम्स साइलो के उस वॉल्ट की चाबी ढूंढने में लग जाता है। ये ठीक वही वॉल्ट है जिसे हमने साइलो 17 में देखा हुआ है। और इसके बाद आए साइलो 17 पे, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ बहुत सारे सर्वाइवर्स रह रहे होते हैं और इन सर्वाइव कर रहे लोगों ने सोलो को द किलर का टैग दे रखा है। रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स का मर्डर सोलो ने ही किया है। और ये कहानी चल ही रही होती है कि इतने में हमें शुरू से लेके अब तक की साल 17 की थोड़ी बहुत फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जूलियट के यहाँ पे आने से लेकर लास्ट एपिसोड में हुए उन सर्वाइवर्स और जूलियट के बीच फाइट तक की स्टोरी उन सर्वाइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। और इसी स्टोरी के बीच हमें पता चलता है कि जूलियट जब उस ब्रिज को रस्सी के सहारे क्रॉस करने का ट्राई कर रही होती है, तब ऊपर से इन्हीं तीनों में से किसी एक ने वो रस्सी काटी होती है और इसी के कारण जूलियट सीधे पानी में गिरती है। और यही नहीं, पानी में गिरने के बाद वहाँ पे मौजूद वो डब्बा भी इन्हीं तीनों में से एक सर्वाइवर ने वहाँ पे फेंका हुआ होता है, जिसके हेल्प से जूलियट तैर के बाहर निकलती है। और इसके बाद जब ये तीनों देखते हैं कि जूलियट के कारण सोलो अपने वॉल्ट से बाहर निकल गया है, तब ये प्लान बनाते हैं कि जूलियट और सोलो को ये तीनों मार देंगे। और जब जूलियट अंडर वाटर डाइव करके वाटर पंप को चालू करने के लिए जाती है, इसी बीच वो तीनों सोलो पे अटैक कर देते हैं। और इसके बाद यार उन सर्वाइवर्स में से एक, जिसका नाम होता है रिक, वो जूलियट से ये कहता है कि अगर उसने सोलो से वो वॉल्ट ओपन करवा लिया तो उसे उसका सूट वापस मिल जाएगा और वो इस साइलो 17 से जा सकती है। जिस पर यार जूलियट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से उसे ये शर्त माननी पड़ती है। और जिसके बाद जूलियट और ईटर फौरन आईटी रूम जाते हैं और वहाँ वॉल्ट के पासवर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि यार सोलो तो इनको पासवर्ड देने से रहा। और खैर आईटी रूम में ये दोनों कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच ईटर अपना बैक स्टोरी जूलियट को सुनाने लग जाती है, मगर जूलियट साफ साफ उसे मना कर देती है कि वो अभी इनके पर्सनल स्टोरी को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मगर यार तभी इन दोनों को कुछ लेटर्स मिलते हैं और वहीं पर जूलियट को एक सूट, और इस सूट के बारे में जूलियट वहाँ पे किसी को भी नहीं बताती और उसे वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद जब जूलियट पूछती है कि उनके पेरेंट्स यानी टेस और चेस किस तरीके से उस वॉल्ट को खोलने का ट्राई करते थे, जिस पर वो दिखाते हैं कि ब्लैक बोर्ड में लिखे उन सारे नंबर्स का कुछ रैंडम मीनिंग नहीं था। असल में वो नंबर्स वो कॉम्बिनेशंस थे जो कि उस वॉल्ट के पासवर्ड को गेस करने के लिए ट्राई कर चुके थे। और इसके बाद यार जूलियट कुछ नंबर्स को इरेज करती है और उन्हें फिर से लिखती है ताकि वो ठीक वहीं से काम शुरू कर सके जहां से उनके पेरेंट्स टेस और चेस ने छोड़ा हुआ था। और इसके बाद जूलियट को अचानक से याद आता है कि सोलो ने एक बार स्कूल की बात की थी और वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों को ये क्लियर हो जाता है कि असल में सोलो रसल का बेटा होता है और जब रेबेलियन हुआ था तब सोलो एक छोटा बच्चा था। और यार सोलो का असली नाम होता है जिमी, जिसे उसके फादर ने लास्ट ऑर्डर दिया था कि वो इस वॉल्ट का दरवाजा बंद रखे। और गाइस इन दोनों के पास नई जानकारी हाथ लगने के बाद ये दोनों वापस चले जाते हैं। और जिसके बाद जूलियट सोलो से मिलने की बात करती है, मगर रिक पहले तो नहीं मान रहा होता है, मगर जब ईटर रिक को उसकी माँ की ब्रेसलेट दिखाती है तब
ब्रेक जूलियट को सोलो से मिलने देता है। उसके बाद जूलियट सोलो से उस पासवर्ड को निकलवाने के लिए उससे बात करने लग जाती है। और यार इसी बीच सोलो जूलियट को ये बताता है कि जब रेबेलियन हुआ था तब वो केवल 12 साल का था और सोलो के डैड से वो पासवर्ड जानने के लिए वहाँ के शेरिफ ने सोलो के सामने ही उसके डैड को मार दिया। और यार तब से लेकर अब तक सोलो अपने डैड का वो वॉल्ट का दरवाजा दूसरों के लिए ना खोलने वाला ऑर्डर मान रहा होता है। और कई साल बाद जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद टेस और चेस जब पासवर्ड ढूंढते हैं तब वो वॉल्ट के अंदर जाते हैं और सोलो पे तब अटैक करते हैं जब वो सो रहा होता है। और अपने आप को बचाने के लिए सोलो उस चेम्बर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस कारण से टेस और चेस सफोकेट होके मर जाते हैं। और यार ऑड्रे को सोलो के बाद पे जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा होता, जिस पर सोलो उसे बताता है कि टेस और चेस की गोली सीधे सोलो के पेट में लगी थी। तभी जूलियट सोलो को वो चोट का निशान सबको दिखाने के लिए कहती है, जिस पर यार जूलियट उन सारे लोगों को ये समझाती है कि उन्हें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि यार अभी तक सारे सर्वाइवर्स ने काफी कुछ झेला है। और जिसके बाद यार सोलो फौरन सबके लिए वॉल्ट को ओपन कर देता है और वो लोग जैसे ही वॉल्ट में जाते हैं सोलो जूलियट को उसका सूट वापस कर देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि सोलो ने अपने डैड के सूट के बारे में जूलियट को नहीं बताया था। तो यार जूलियट इधर सोलो की बातों को सुन के गुस्सा होने के बजाय पोलाइटली बिहेव करती है और सोलो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि असल में अगर जूलियट के हाथों वो सूट लग ही चुका था तो उसने सोलो को बचने का फैसला क्यों किया। तो यार सोलो यहाँ पे समझ चुका था कि जूलियट एक अच्छे इंसान है और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। और इसके बाद यार सीन वापस शिफ्ट होता है साइलो 18 पे, जहाँ पे लूकस को ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये डिस्कवर किया है कि उनका साइलो अकेले नहीं है, उनके साथ साथ 51 साइलोस और भी हैं। लेकिन इसके जवाब में बर्नार्ड लूकस से कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है और इस जवाब से लूकस काफी हैरत में पड़ जाता है कि आखिरकार सब कुछ अगर बर्नार्ड को पता है तो आखिर जानना चाहता क्या है। इसके बाद यार बर्नार्ड एक बार फिर से लूकस को फुल लेटर एकदम गहराई से नोट करने का ऑर्डर देता है, जिसमें यार काफी हद तक लूकस सक्सेसफुल भी हो जाता है। थोड़ी सी और डिकोडिंग के बाद लूकस को सैल्वाडोर क्विन का ये मैसेज मिलता है कि साइलो के अंडरग्राउंड टनल्स में जाके ऐसी टनल ढूंढनी चाहिए जो कि सारे साइलोस को कनेक्ट करती है। और लूकस के सामने एक नाम निकल के आता है जिसका नाम होता है सेफगार्ड। और यार एपिसोड 9 का नाम भी है सेफगार्ड। और लूकस ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फौरन बर्नार्ड को बताना चाहता है, मगर बर्नार्ड उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। तब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही साइलो के अंडरग्राउंड टनल्स में जाएगा और उस टनल को ढूंढेगा। तो लूकस इससे पहले कि अंडरग्राउंड टनल्स में जाता वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और सैल्वाडोर क्विन की वो पैक्ट की किताब देके उसे छुपाने के लिए अपनी माँ से कह देता है। और इसके बाद लूकस जैसे ही मैकेनिकल्स की तरफ जाने का ट्राई करता है उससे पहले तो रेडर्स रोकते हैं और रेडर से क्लियरेंस मिलने के बाद मैकेनिकल्स के लोग रोक लेते हैं। और इसके बाद लूकस की मुलाकात सर्ली से करवाई जाती है, जिस पर लूकस सर्ली से कहता है कि वो लूकस और जॉर्ज को जानता है और जूलियट अभी भी जिंदा हो सकती है और इस वजह से उसे कुछ चीज की जानकारी लेने के लिए अंडरग्राउंड जाना होगा। और जिसके बाद यार सर्ली खुद उसे अंडरग्राउंड लेके जाती है, जहाँ पे यार वो दोनों जूलियट को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लूकस डिसाइड करता है कि वो साइलो के एकदम बॉटम तक जाएगा। और लूकस जैसे ही बॉटम तक पहुँचता है उसे एक बड़ी सी टनल दिखाई देती है और जैसे ही वो टनल के एंट्रेंस में पहुँचता है उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज आती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लूकस का नाम पहले से जानती थी और वो लूकस को ये बताती है कि इस एंट्रेंस को सबसे पहले सैल्वाडोर क्विन, मेडोस और जॉर्ज ने ढूंढा था। वो एआई आगे और बताता है कि सैल्वाडोर क्विन और मेडोस को इस टनल के बारे में किसी भी आदमी को बताने से मना किया गया था, वरना सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सेम चीज लूकस पे भी एप्लीकेबल होती है, जिस पर लूकस उस एआई से कहता है कि वो इस चीज को फॉलो करेगा। और लूकस उस एआई से ये भी कहता है कि उसे सेफगार्ड प्रोटोकॉल के बारे में पहले से पता है। और गाइस यहाँ पे एपिसोड 9 एंड हो जाता है। तो फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है पीट निकल्स, नॉक्स और सर्ली के बीच कन्वर्सेशन से। और यार यहाँ पे नॉक्स डॉक्टर पीट निकल को अपने प्लान में शामिल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड टनल के बाहर एक बंदा लूकस के लिए खड़ा होता है, मगर लूकस जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है वो उस आदमी को लात मार के वहाँ से फौरन भाग जाता है ताकि वो डोर वाली बात फौरन जाके बर्नार्ड को भी बता सके। और इधर हमें दिखाया जाता है कि नॉक्स, सर्ली, पॉल और हैंक वॉकर के वर्कशॉप में इकट्ठा होके अपने आने वाले एक्शंस के लिए प्लान बना रहे होते हैं।
और इनका मेन प्लान होता है कि बर्नार्ड को किसी तरीके से कॉन्फ्रंट करना कि वो मेडोज के मर्डर के पीछे की असली सच्चाई और साइलो की बाहर की सच्चाई सबके सामने रखे। और अगर बर्नार्ड ऐसा नहीं करता तो ये सब के सब साइलो के नीचे मौजूद वो जनरेटर को उड़ा देंगे। और यार इनकी प्लानिंग सुनने के बाद बर्नार्ड फौरन पैनिक मोड पे आ जाता है और उसके बाद अपनी रेडर की पूरी फोर्स वो बैरिकेड्स के पास भेज देता है। मगर यार मैकेनिकल के लोग ये प्लानिंग बर्नार्ड को चकमा देने के लिए कर रहे होते हैं। असल में मैकेनिकल का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो जनरेटर को उड़ा दे। और यार जवाबी कार्रवाई करते हुए बर्नार्ड सब रीडर को ये ऑर्डर देता है कि वो फौरन जनरेटर रूम में जाए और उसे सिक्योर करे। और यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे साइलो में एक वॉर जैसा सीन क्रिएट हो चुका था, जिसपे रेड से लड़ते हुए नॉक्स, सर्ली और उनकी पूरी की पूरी टीम पकड़ी जाती है। और इसके साथ ही लूकस भी वहां से भागने की कोशिश में रेडर्स के हाथों पकड़ा जाता है और रेडर्स इन सबको पकड़ के कैफेटेरिया में बने टेम्पररी सेल में डाल देते हैं। और इन सब के पकड़े जाने के बाद बर्नार्ड फौरन साइलो में रेडियो कम्युनिकेशन रिस्टोर कर देता है। और इसी बीच बार बार यार बर्नार्ड अपने किचन को चेक कर रहा होता है, क्योंकि यार साइलो में कोई भी गड़बड़ी होने पर ये किचन ग्लो करने लगती थी। और जब बर्नार्ड इसको चेक कर रहा होता है तो वो उसको ग्लो होता हुआ नहीं देख के खुश होता है और उसे लगता है कि साइलो में अब सब कुछ नॉर्मल है। और इधर यार हम कमील को देखते हैं जो कि सिम्स से ये कह रही होती है कि उसे जल्द ही वॉल्ट में जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि साइलो अभी भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। और जिसके बाद यार सिम्स बर्नार्ड को ढूंढने के काम में लग जाता है। और इधर सेल में सर्ली लूकस से ये पूछ रही होती है कि आखिरकार उसे टनल में क्या मिला, मगर लूकस उसे ये कह के मना कर देता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉकर, सर्ली और बॉल को कार्ला से मिलाया जाता है। मगर यार यहीं पे रिक वॉकर को थैंक यू बोलते हुए ये रिवील कर देता है कि वॉकर की मदद के बिना इनको पकड़ना नामुमकिन था। और इन सब चीजों को सुन के कार्ला वॉकर के ऊपर भड़क जाती है। और इसके बाद यार वॉकर रिक से कहती है कि उसे बर्नार्ड के पास ले जाया जाए। और गाइस इधर हम देखते हैं डॉक्टर पीट निकल्स को, जो कि रीडर को बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और डॉक्टर पीट निकल्स के साथ 2-3 लोग और होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव्स को लेके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। मगर यार वहाँ पे मौजूद हैंक और पीट निकल्स ये नोटिस करते हैं कि बॉम्ब को जब वो ऊपर की तरफ ले आ रहे होते हैं उस वक्त टाइमर मैकेनिज्म उनके हाथों से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से अब इन्हीं में से किसी एक को बॉम्ब को मैन्युअली ट्रिगर करना होगा। और ये बात सुन के हैंक पहले तो ये डिसाइड करता है कि वो इस बॉम्ब को खुद ही ट्रिगर करेगा। मगर यार यहाँ पे पीट निकल्स खुद ये काम करने की जवाबदारी लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और गाइस हैंक के वहाँ से जाने से पहले पीट उसे अपनी वॉच देकर कहता है कि अगर जेट से उसकी मुलाकात हो तो ये घड़ी उसे दे देना। और ये कह के हैंक के जाने के बाद पीट निकल्स उस बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है। अगर इधर हम देखते हैं कि वॉकर बर्नार्ड से ये कह रही होती है कि उन सब ने मिलके बर्नार्ड को चूतिया बनाया है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, तो उन सब ने मिलके बर्नार्ड को बेवकूफ बनाया है, क्योंकि जब बर्नार्ड कैमरे में वॉकर और उसके दोस्तों को प्लानिंग करते हुए देख रहा होता है तब बर्नार्ड ये नोटिस नहीं करता कि असल में वो सबके सब साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे होते हैं। और ये जनरेटर उड़ाने वाली बात असल में बर्नार्ड को गुमराह करने के लिए किया गया था। और ये बात चल ही रही होती है कि इतने में हमें सुनाई देता है कि साइलो में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और जिसने हर साइलो को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। और गाइस इधर हमें देखने को मिलता है कि डेप्यूटी मॉली पॉल बिलिंग्स और उनके बाकी साथियों को सेल से आजाद कर देती है। और यार ये सब लोग वहाँ से बाहर निकल के कैफेटेरिया में कैद हुए लोगों को उनके सेल से भी आजाद कर देते हैं। और इसी बीच हमें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे मंजिलों के बीच वाली सीढ़ियाँ टूट चुकी है। और इसका सीधा मतलब था कि अब सारे के सारे रीडर्स जनरेटर रूम से ऊपर की तरफ नहीं आ सकते थे और जो रेडर्स ऊपर की तरफ तैनात थे उन्हें भी हॉस्टेज बनाया जा चुका है। तो यार यहाँ पे बर्नार्ड अच्छी तरीके से समझ जाता है कि उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका है और वो पूरी तरीके से हार चुका है। और गाइस इसी बीच लूकस बर्नार्ड के कानों में आके कुछ कहता है और साथ ही अपने शैडो के पोजीशन को छोड़ देता है। और इसके बाद यार बर्नार्ड पूरी तरीके से हारा हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी इसी बीच सिम्स उसे जाके ये पूछता है कि आखिरकार लूकस ने तुमसे क्या कहा, जिस पर यार बर्नार्ड वापस से सिम्स को एक बार अपना शैडो बना लेता है और वॉल्ट की चाबी देके उसे उसका पिन भी बता देता है। और गाइस बर्नार्ड ने सिम्स को अपना शैडो वापस से इसलिए बनाया है क्योंकि साइलो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि है एल्गोरिदम, वो साइलो में होने वाली छोटी से छोटी चीज पे अपनी नजर बनाए रखता है और वो तब तक किसी चीज की एक्सेस किसी आदमी को नहीं देगा
जब तक वो कंफर्म न कर ले कि या तो वो बर्नार्ड का शैडो है या फिर कोई हायर आईटी ऑफिशियल। और इसके बाद यार अगर साइलो 17 पे आए तो यार सोलो को कुछ चीज ढूंढते हुए वहीं सेफ गार्ड प्रोसीजर के बारे में पता चलता है। तभी यार सोलो को क्लिक होता है कि उसने इस प्रोसीजर के बारे में अपने मॉम डैड को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। तो सेफ गार्ड प्रोटोकॉल का मेन काम है जब भी साइलो के अंदर कोई रेबेलियन या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब ये सेफ गार्ड प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता है कि उस साइलो को पूरी तरीके से खत्म करना है या फिर उन साइलो के लोगों को एक और मौका देना है। तो गाइस सोलो जूलियट को ये बताता है कि इस प्रोटोकॉल को साइलो के लोगों को मारने के लिए बनाया गया था और सोलो के मॉम डैड ने इस प्रोटोकॉल को डीएक्टिवेट किया था, इसलिए साइलो 17 के लोग रेबेलियन के बावजूद सरवाइव कर पाए थे। तो सोलो यहाँ पे जूलियट को ये समझा रहा होता है कि अभी साइलो 18 में रेबेलियन हो रही होगी तो यार जूलियट को जल्द से जल्द अपने साइलो में जाके उसे किसी भी तरीके से रेबेलियन रोकनी होगी, क्योंकि अगर एक बार रेबेलियन शुरू हो गई तो इस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसके बाद यार सोलो और जूलियट ये दोनों मिलके उस प्रोसेसर को रोकने के तरीके ढूंढने में लग जाते हैं। जब साइलो 17 में रेबेलियन की शुरुआत हुई थी तब सोलो एक छोटा बच्चा था। तभी सोलो को याद आता है कि जब वो छोटा था और रेबेलियन की शुरुआत हुई थी तब उसके डैड बोल रहे होते हैं कि उसे किसी तरीके से पाइप को बंद करना चाहिए। और इसके बाद सोलो और जूलियट को एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि साइलो में बाहर से एक पाइप आई हुई है जिससे यार ये प्रोटोकॉल एक्टिवेट होते ही उस पाइप के थ्रू पॉइजनस गैस साइलो में छोड़ी जाती है। और इसी कारण यार साइलो 17 के ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर के पॉइजनस इन्वायरमेंट के कारण नहीं बल्कि इस पॉइजनस गैस के कारण मरे थे। तो सोलो और जूलियट उस ब्लूप्रिंट को देख के ये पता लगाते हैं कि असल में वो पाइप लेवल 14 पे है। और यार लेवल 14 का नाम सुनते ही सोलो ये कहता है कि उसकी माँ लेवल 14 में काम करती थी और वो दोनों फौरन वहाँ जा ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। और यार ये धमाका ठीक वही धमाका होता है जो कि डॉक्टर पीट निकोल्स के कारण साइलो 18 में हुआ था। और उस धमाके को सुन के सोलो फौरन जूलियट से ये कहता है कि उसे सेफ गार्ड पाइप को ढूंढने के बजाय अपने साइलो में वापस लौटना चाहिए। और इसके बाद यार जूलियट जैसे ही उस सूट को पहनने के लिए बाहर निकालती है वो नोटिस करती है कि उस सूट में बुरी तरीके से छेद हो गया है, वो भी एक नहीं बहुत सारे। और यार इस सिचुएशन को देखते हुए ऑड्री होप को सीधा डांटने लग जाती है और जिस बात से जूलियट बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं और उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है। तो यार इन दोनों के झगड़े के बाद हम फौरन नोटिस करते हैं कि वहाँ पे रखे एक और सूट को सोलो वहाँ से लेके भाग गया, जिस पर जूलियट को ये लग रहा होता है कि सोलो उस सूट को लेके वहाँ से भाग गया, मगर यार सोलो असल में उस सूट को पहन के ये ट्राई कर रहा होता है कि असल में वो एयर टाइट है या नहीं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सोलो पानी से बाहर निकल रहा होता है और जूलियट को वो बताता है कि ये सूट पूरी तरीके से एयर टाइट है तो इसे पहन के तुम अपने साइलो वापस जा सकती हो। और इधर हम देखते हैं कि बर्नार्ड अपना सूट पहन के साइलो 18 की एयरलॉक दरवाजे की तरफ भाग पड़ता है ताकि वो साइलो में रह रहे लोगों को साइलो का दरवाजा खोलने से रोक सके। और गाइस इधर लूकस को हम देखते हैं उसकी माँ के साथ, जहाँ पे लूकस समझ चुका था कि अब साइलो 18 का एंड आता है, इसलिए वो अपना आखिरी समय अपनी माँ के साथ बिताना चाह रहा होता है। और इधर यार हम देखते हैं कि नॉक्स और उसकी पूरी टीम ये नोटिस कर रही होती है कि साइलो के लोग काफी गुस्साए हुए थे और इनका लीडर बन के कैनेडी इन सबको उकसा रहा होता है कि ये सब साइलो के बाहर निकल के असली सच्चाई देखना चाहते हैं। और उन लोगों को एयरलॉक की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख के नॉक्स सर्ली और उसकी पूरी टीम उन सबको रोकने के काम में लग जाती है, क्योंकि यार मैकेनिकल के प्लान में साइलो के बाहर जाना तो था ही नहीं। और इसके बाद यार सिम्स सीधे लूकस के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पे ये पूछता है कि असल में उसने बर्नार्ड से क्या कहा था, जिस पर लूकस उसे जवाब में ये कहता है कि असल में सेफ गार्ड प्रोटोकॉल उस एक्सप्लोजन के बाद एक्टिवेट हो चुका है। लूकस आगे सिम्स से ये भी कहता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वॉल्ट में चला जाए और वहाँ तब तक रुके जब तक साइलो के बाकी लोग मर ना जाए, क्योंकि यार जिंदा बचने का केवल एक ही तरीका था कि वो और उसकी पूरी फैमिली वॉल्ट के अंदर चली जाए। और यार हम देखते हैं कि सिम्स ऐसा ही करता है, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके उस वॉल्ट में चला जाता है। और यार एल्गोरिदम के पूछे जाने पर सिम्स एल्गोरिदम से ये कहता है कि वो साइलो को बचाना चाहता है, जिस पर एल्गोरिदम भी ये कहता है कि वो भी साइलो को बचाना चाहता है, जिस पर एल्गोरिदम सिम्स से ये कहता है कि सिम्स और उसका बेटा इस वॉल्ट से बाहर जाए और इस वॉल्ट में केवल कमीज रुके। और गाइस एल्गोरिदम की ये बातें सुन के इतना तो क्लियर है कि एल्गोरिदम को पूरी तरीके से भरोसा है कि कमील साइलो की इस हालत को सुधार सकती है। और इधर हम देखते हैं कि कैनेडी
बर्नार्ड को मारने के बाद साइलो से बाहर जाने की बात कर रहा होता है, जिसे बचाने के लिए नॉक्स और उसकी पूरी की पूरी टीम बर्नार्ड से सच्चाई सबको बताने के लिए कह रहे होते हैं। यार नॉक्स और उसकी टीम पूरी तरीके से कोशिश करती है इन लोगों को रोकने की, मगर यार ये लोग उन सबको ओवरपावर कर देते हैं और ऐसा लग ही रहा होता है कि ये सब दरवाजे को तोड़ के यहाँ से निकलने वाले हैं। इतने में कैफेटेरिया के स्क्रीन पे इन्हें जूलियट दिखाई देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट फौरन इस साइलो के कैमरे तक आती है और कैमरे को क्लीन करके एक कपड़े में लिखे हुए मैसेज को दिखाती है कि नॉट से डू नॉट कम आउट। और इसके बाद यार वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग जूलियट को देख के एक राहत की सांस लेते हैं। और इसके बाद यार हम देखते हैं कि जूलियट एक क्रोबार की मदद से साइलो का दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, मगर यार बहुत ट्राई करने के बावजूद वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक से अपने आप ही वो दरवाजा खुलने लगता है और जिसके बाद जूलियट फौरन अंदर आ रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि बर्नार्ड बाहर जा रहा होता है और वो एक गन पकड़ के सीधे जूलियट के ऊपर तान देता है और फौरन उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। जिसके बाद यार जूलियट को ये जानना था कि आखिरकार सेफगार्ड प्रोसीजर कैसे और क्यों काम में लिया जा रहा है। और जिसके बाद यार साइलो का मेन दरवाजा बंद होता देख जूलियट फौरन अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर बर्नार्ड उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। और यार इस खींचातानी में ये दोनों साइलो के दोनों दरवाजों के बीच बने एयर टाइट चेम्बर में फंस जाते हैं। और एक बार दरवाजा खुलने के बाद उस एयर टाइट चेम्बर में फंसे हुए एयर को आग में जलाया जाता था और ये प्रोसेस हर बार दरवाजा खुलने और बंद होने के बाद फॉलो होता था। इधर जूलियट और बर्नार्ड ठीक उसी एयर टाइट चेम्बर में फंसे हुए थे और यार देखते ही देखते आग की लपटों से वो पूरा का पूरा चेम्बर घेर चुका था। मगर ध्यान देने वाली बात ये थी कि असल में जूलियट के पास फायर फाइटर सूट था, मगर बर्नार्ड के पास नहीं। तो हो सकता है कि बर्नार्ड इस इंसिडेंट को सरवाइव न कर पाए और सीजन 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाए कि जूलियट ने इस आग को सरवाइव कर लिया है। और इसके बाद यार हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें यार हम वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां कांग्रेसमैन और एक जर्नलिस्ट के बीच बात होती नजर आ रही है। और गाइस इनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि हमें सीजन 3 में साइलो कैसे बना और क्यों बना, इसके पीछे की सच्चाई से पर्दा उठते हुए दिखाई दे रहा है। तो यार मैंने बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमें सीजन 3 में क्या क्या और चीजें देखने को मिलती है। अभी के लिए तो यार ये सीरीज ने जितने क्वेश्चंस के हमें आंसर दिए हैं उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस हमारे मन में और छोड़ दिए हैं। तो यार इनकी बातें खत्म होने के बाद वो कांग्रेसमैन उस लेडी को एक कैंडी डिस्पेंसर देता है। तो यार इस टॉय को देख के अगर किसी के दिमाग की बत्ती नहीं जल रही तो मैं बता दूं कि इस टॉय को हमने सीजन 1 में देख ही रखा है, जिसे यार सीजन 1 में एक रेलिक की तरह काम किया जा रहा था। और इसके बाद यार साइलो का सीजन 2 यही एंड हो जाता है। तो यार फाइनली 2.5 महीनों के लंबे इंतजार के बाद ये सीरीज एंड हो चुकी है। और यार इन 2.5 महीनों में 10 एपिसोड्स देने के बाद भी ये सीरीज आपके मन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाती, जो कि आने वाले सीजन्स के लिए हाइप तो बिल्ड करते ही हैं, मगर इससे बहुत सारे व्यूअर को कोई कंक्लूसिव एंडिंग नहीं मिलती। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने साइलो के बाकी एपिसोड्स के ऊपर भी ऐसे ही वीडियोस बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।